Good morning, my dear students and respected faculty members. Today we start the new chapter, and the name of the chapter is Drawing Sheet Layout and Planning. Drawing Sheet Layout and Planning. But before start the chapter, it's my humble request all of you, please subscribe our YouTube channel Professor Banot, PROFBHANOT Banot, एंड ऑल्सो क्लिक ऑन बेल आइकॉन ताकि लेटेस्ट वीडियोस आपको इस चैप्टर के इस सब्जेक्ट के पूरे टाइम टू टाइम मिलते रहे। एंड व्हेन यू स्टार्ट द लेक्चर, व्हेन यू लर्न द लेक्चर फ्रॉम यूट्यूब, देन फॉलो द लेक्चर फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, कंप्लीट लेक्चर। बीच में कहीं भी कोई चीज़ स्किप करोगे, छोड़ोगे, तो आपको ड्राइंग में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, वो कॉन्सेप्ट्स मिस होते चले जाएंगे और ड्राइंग आपको अच्छी तरह क्लियर नहीं होगी। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी लेक्चर फॉलो करते हो ड्राइंग शीट पे मेरा, यूट्यूब पे मेरा, तो उस लेक्चर को आप स्टार्ट से लेके एंड तक प्लीज़ पूरा फॉलो कीजिए। हाँ, अगर आपको कोई अर्जेंट काम आ जाता है तो लेक्चर को वहीं स्टॉप कर दीजिए और नेक्स्ट टाइम जब आप देखोगे तो वहीं से दोबारा स्टार्ट होगा। तो आप पूरा लेक्चर स्टार्ट टू एंड पूरा फॉलो कीजिए और प्लस यूज़ द हेडफोन व्हेन यू स्टार्ट द लेक्चर। हेडफोन यूज़ करके आप पूरा लेक्चर स्टार्ट कीजिए। Okay, so we start the chapter drawing sheet layout and planning. Basically drawing sheet layout and planning. So what is the need of the drawing sheet layout and planning? ड्राइंग शीट है जो आपके ऊपर जिसके ऊपर आप ड्राइंग बनाओगे ऑब्जेक्ट की या डिज़ाइन बनाओगे, दैट इज द ड्राइंग शीट, ड्राइंग पेपर, ठीक है। एंड व्हाट इज द नीड ऑफ लेआउट एंड प्लानिंग? द लेआउट एंड प्लानिंग बेसिकली द नीड सेम एज व्हेन वी वांट टू make a home, ठीक है, when we want to make a home for our living, yeah, then what we do, we cover proper map, ठीक है। एंड सबसे पहले हम क्या करेंगे उस केस में कि हम मैप बनवाएंगे। किसी भी अच्छे आर्किटेक्ट या सिविल इंजीनियर से हम उसका मैप बनाते हैं। व्हाई वी मेक द मैप? क्या रीजन है कि हम मैप क्यों बनाते हैं, बता सकते हो? कि हम घर बनाने से पहले, जब भी हम घर बनाते हैं, तो व्हाई वी मेक द मैप फर्स्ट? पुराने टाइम में गांव में, तो जब हम पुराने टाइम में रहते थे गांव में भी या सिटी में भी, तो तब मैप नहीं बनाते थे। ज़्यादातर लोग, तकरीबन 95%, 98% लोग मैप नहीं बनाते थे, ठीक है, और फिर वो घर बना देते थे, ठीक है। तो तब तो मैप नहीं बनाते थे, लेकिन अब मैप बनाते हैं। क्यों? क्या रीज़न है, बता सकते हो आप? इसका मेन एक रीजन ये है कि इन द ओल्ड डेज हमारे पास जो है वो लैंड बहुत बड़ी होती थी, जमीन की कोई टेंशन नहीं होती थी कि कितने यार्ड हमारे पास अवेलेबिलिटी है, जहाँ कितने कम एरिया में हमने मकान को बनाना है, तो ये टेंशन हमारे पास नहीं होती थी, ठीक है। पुराने टाइम गांव में देखा होगा आपने, खुले खेत होते थे, ठीक है, जहाँ जो फार्म हाउस होते थे, बहुत बड़े बड़े खुले फार्म हाउस होते हैं जहाँ होते थे, तो वहाँ पे क्या होता था कि पूरा, अगर आई एम आल्सो बिलोंग फ्रॉम विलेज, ठीक है, मैं भी पंजाब के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे आधा किला, जहाँ आधा एकड़ जमीन पूरे घर के लिए सपोज रख ली बंदे ने पहले। उसके बाद क्या होता था, पीछे लंबे एक लाइन में रेलगाड़ी के डिब्बों की तरह लंबे एक लाइन में कमरे बन जाते थे हमारे पास वहाँ पे, ठीक है, कि रूम 1, रूम 2, रूम 3, रूम 4, रूम 5, रूम 6, लाइक दैट एंड सो ऑन, एंड दैट ऑल रूम्स लाइक ए ट्रेन, जैसे ट्रेन में आगे पीछे डिब्बे लगे होते हैं, तो ऐसे एक लंबे लंबे रूम बन जाते थे आगे पीछे साथ साथ, है ना। फिर उसमें क्या होता था कि ये रूम जी दादा दादी का है, ये पेरेंट्स का है, ये बच्चों का, ये सपोज कोई गेस्ट आ गया इसके लिए ये स्टोर रूम है ना, और ये जो भैंसों का रूम है सपोज, है ना, ये भैंसों का चारा रखने का रूम है ना। तो ऐसे ऐसे रूम वो बनते थे, और फिर उन रूम्स के आगे नॉर्मली क्या होता था, एक लंबा बरांडा, ठीक है, जिसको बरांडा बोलते हैं, तो लंबा एक बरांडा होता था, ठीक है। बरांडा नॉर्मली क्या होता है कि बेसिकली छत डली होती है और वो आगे से, मतलब पिलर्स के ऊपर ही जो है वो पूरी छत का लोड होता है, और आगे से उसका दरवाजा दूसरा नहीं होता, ओपन होता है, फादा ओपन ही है, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या होता था, फिर एक लंबा खुला आगे बेड़ा होता था, ठीक है ना, जिसको हम हिंदी में आंगन बोलते हैं। लंबा एक खुला आंगन होता था, ठीक है। उस आंगन में चारपाइयाँ
लगा के रात को सोना, गर्मियों में सर्दियों में धूप में बैठना दिन में, है ना। तो एक लंबा आंगन होता था और उस आंगन के बाद फिर एंड पे दीवार के साथ वो जहाँ हम भैंसें वगैरह रखते थे, है ना, पंजाबी में जिनको हम डंगर बोलते हैं, जहाँ डंगर रखते थे उनकी खुरली वगैरह होती थी, ऐसे सारा होता था। एक तरफ वहाँ पे फिर क्या होता था कि एक तरफ हैंडपंप होता था, है ना, पंजाब के गाँव में तो ऐसे ही था, ऐसा है अभी भी। तो एक तरफ हैंडपंप होता था, ऐसे एक तरफ वो टॉयलेट वगैरह अगर फैसिलिटी है घर में तो होती थी, लेकिन पुराने दिनों में तो वो घर पे होती नहीं थी। अब तो मोदी जी ने घर घर में बनवा दी है वो फैसिलिटी भी, ठीक है। तो ऐसे नॉर्मली वो सारा सिस्टम चलता था, लेकिन उन दिनों में ठीक था, उस टाइम के अकॉर्डिंग ठीक था, क्योंकि ओपन एयर में लोग रहना पसंद करते थे। ओपन एयर में रहना भी चाहिए जब एयर जो है वो पोल्यूशन फ्री हो, ठीक है। और लोग ओपन एयर में रहते थे, खुले में रहते थे, ठीक है ना। और खुले में जब हम रहते हैं तो डेफिनेटली हमारा दिल भी बहुत खुला रहता है ना। मेरे दादाजी नॉर्मली कहते थे कि खुले आसमान के नीचे जब आप सोते हो ना तो आपका दिल भी खुले आसमान की तरह बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। आप छोटी छोटी बातों पर टेंशन नहीं लेते, आपका दिल भी बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये पुराने लोगों की, हमारे जो मतलब ग्रैंड पा वगैरह थे, उनकी ये थिंकिंग थी और अच्छी थिंकिंग थी। दैट इज़ द गुड थिंकिंग अकॉर्डिंग टू दैट टाइम, ठीक है। और आज भी वो थिंकिंग अच्छी है, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि अब हमारे पास इतनी लैंड नहीं है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण वी हैव नो लैंड, अब हमारे पास ज़मीन बहुत कम है। तो जब कम ज़मीन होगी तो डेफिनेटली हम क्या करते हैं, फिर हमें प्लानिंग के साथ चलना पड़ता है, ठीक है ना। आपको प्लानिंग के साथ चलना पड़ता है। और हम तो यहाँ आधा आधा किला, आधा आधा एकड़ में पंजाब के गाँव में घर बनाते थे जब बनाते हैं तो, लेकिन वहाँ पे दिल्ली साइड में मैं देख कर हैरान हो गया कि नॉर्मली 50 गज की जगह के ऊपर पूरा 5 स्टोरी मकान होता है। 50 गज की जगह कुछ भी नहीं होती, उसके ऊपर पूरा 5 स्टोरी जो बिल्डिंग है उसके ऊपर, है ना। तो ड्यू टू द प्रॉब्लम्स ऑफ द लैंड, ठीक है। तो ऐसे लैंड के प्रॉब्लम जब कवर हुई, पंजाब में भी होनी शुरू हो गई, सिटीज़ में होनी शुरू हो गई, तो हम क्या करते हैं कि हम मैप बनवाते हैं। मैप बनवाने के कारण कि हम मैप बेसिकली इसलिए बनाया जाता है कि आपका जो लैंड है उस लैंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके, प्रॉपर प्लानिंग के साथ यूटिलाइजेशन हो सके। और वो जो प्लानिंग के साथ हम सेट करते हैं उसमें ड्राइंग रूम, बेडरूम, है ना, स्टोर, किचन, बाथरूम, लॉबी, लाइक दैट, तो वो सारा कुछ प्लानिंग के अकॉर्डिंग सेट होता है। और वो एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग अच्छा लगता है। एक छोटी स्पेस को भी बेसिकली हम ऐसे यूटिलाइज कर देते हैं कि वो हमें लगता है कि हमारा घर जैसे बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है ना। जैसे आजकल ओपन किचन का जो है वो फैशन है, ओपन किचन का जो ट्रेंड चल रहा है, ओपन किचन बनाते हैं लोग, वो लॉबी के साथ ही ओपन किचन को मीट कर दिया जाता है, तो उससे लॉबी और किचन मिलकर घर और बड़ा लगता है ना। तो ऐसा बेसिकली लेआउट और प्लानिंग इसीलिए किया जाता है ना। तो सेम ऐसे ही ड्राइंग शीट के ऊपर लेआउट और प्लानिंग की क्या जरूरत है। अब अगर हम ड्राइंग शीट के ऊपर बात करें, तो कि आज हमारा टॉपिक ही यही है, ड्राइंग शीट, लेआउट एंड प्लानिंग। तो ड्राइंग शीट के ऊपर लेआउट और प्लानिंग की क्या जरूरत है, क्यों करते हैं ड्राइंग शीट के ऊपर हम लेआउट और प्लानिंग। तो बेसिकली इसीलिए हम ड्राइंग शीट के ऊपर लेआउट और प्लानिंग करते हैं, क्योंकि अगर आपके पास 8 प्रॉब्लम आ रही हैं एग्जाम में, 8 प्रॉब्लम्स अगर आपको एग्जाम में आ रही हैं, या क्लास टीचर ने आपको सपोज 20 प्रॉब्लम दी है ड्राइंग शीट पे फॉलो करने के लिए, या 10 प्रॉब्लम्स दी हैं, तो आप उसका प्रॉपर लेआउट कर सको। ये ना हो कि एक प्रॉब्लम किसी कॉर्नर में ड्रॉ कर दी, एक किसी में ड्रॉ कर दी, एक शीट के सेंटर में कर दी और बाकी सारी शीट आपकी ब्लैंक है। तो दैट इज नॉट ए गुड लेआउट एंड प्लानिंग, दैट इज द बैड लेआउट एंड प्लानिंग। और ऐसे अगर आप डिजाइन बना के देते हो ड्राइंग शीट पे, ठीक है, देन दैट इज द वेस्टेज ऑफ द पेपर आल्सो, clear, and that is wasted of the as per the concept of the drawing layout and planning. So that is the wastage, the concept you can see, ठीक है। कंसेप्ट इसलिए वेस्टेज हो रहा है क्योंकि हमने प्लानिंग ही नहीं की कि कहाँ पे हम उसको ड्रॉ करेंगे, कहाँ पे नहीं करेंगे। और टोटली अगर मैं कहूँ दैट इज द वेस्टेज ऑफ द पेपर, ठीक है। अगर आप लेआउट और प्लानिंग करके चलते हो, ठीक है, तो मेरे पास आज भी ड्राइंग शीट्स ऐसी हैं जिसमें प्रोजेक्शन ऑफ लाइन की बच्चों ने एक शीट के ऊपर ही 35-36 प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट किए हैं ओनली ऑन द सिंगल शीट, ठीक है। दैट इज द बेनिफिट ऑफ द लेआउट प्लानिंग। अगर आप लेआउट एंड प्लानिंग नहीं करते तो एक ड्राइंग शीट के ऊपर हो सकता है कि आप सिर्फ 5 या 6 प्रॉब्लम या मैक्सिमम 10 प्रॉब्लम ही कर पाते, लेकिन उस बच्चे ने प्लानिंग करके एक ड्राइंग शीट के ऊपर 36 प्रॉब्लम्स जो अटेम्प्ट की है, ठीक है। मैं अभी आपको शो भी करता हूँ वो, ठीक है। तो दैट इज द लेआउट एंड प्लानिंग।
तो वो लेआउट और प्लानिंग के अकॉर्डिंग ये बेनिफिट होता है कि ड्राइंग शीट पे ड्राइंग पेपर को हम प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, उधर ना एक बॉक्स पड़ा है कंप्यूटर के नीचे टेबल में, वहाँ पे ड्राइंग शीट्स पड़ी है, तो उसमें ना ड्राइंग शीट है प्रोजेक्शन ऑफ लाइन की है वो, हाँ मोटी ड्राइंग शीट होगी थोड़ी सी प्रोजेक्शन ऑफ लाइन की, जिसपे मैक्सिमम प्रॉब्लम बच्चे ने ड्रॉ की है, वो लेके आना 2 ड्राइंग शीट है। मैं इनको दिखाऊं कैसे लेआउट एंड प्लानिंग करते हैं बच्चे। ठीक है, तो ऐसे हम लेआउट और प्लानिंग के अकॉर्डिंग मैक्सिमम शीट को जो है वो यूटिलाइज कर पाएंगे। क्लियर? तो बेसिकली दिस इज द फन ऑफ द लेआउट एंड प्लानिंग, कि लेआउट और प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम ड्राइंग शीट को कैसे प्रॉपर यूटिलाइज कर पाते हैं। ठीक है, ताकि मैक्सिमम प्रॉब्लम्स, उसके 2 रीजन रहते हैं बेसिकली, मोटे मोटे 2 रीजन है लेआउट और प्लानिंग के। एक तो ये कि आप स्पेस को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करो, अगर हम घर में भी देखें मैप इसलिए बनाते हैं कि कम स्पेस को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर दिया हमने, और दूसरा देखने में घर अच्छा लगे, और ऐसे ही देखने में ड्राइंग फर्स्ट लुक में ड्राइंग एग्जामिनर को या क्लास टीचर को या जो भी आपकी ड्राइंग फॉलो करता है, फर्स्ट लुक में उसको ड्राइंग देखने में अच्छी लगी। सो बेसिकली दिस इज द रीजन ऑफ द लेआउट प्लानिंग। ये लेआउट और प्लानिंग का मेन रीजन है, इसके अलावा कोई और खास रीजन नहीं है लेआउट और प्लानिंग का। सो दिस इज द मेन रीजन फॉर लेआउट एंड प्लानिंग, व्हाई वी फॉलो द लेआउट एंड प्लानिंग ऑन द ड्राइंग शीट। क्लियर जी यहाँ तक? ओके, तो सबसे पहले जब आपने लेआउट एंड प्लानिंग करनी है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए, आई वांट टू यूज द मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द ड्राइंग शीट फॉर द ड्राइंग वर्क, कि मैं ड्राइंग शीट के ऊपर मैक्सिमम पोर्शन जो है वो ड्राइंग वर्क के लिए यूज करूंगा। तो नॉर्मली इस केस में क्या करते हैं बच्चे, अगर नहीं पता लेआउट प्लानिंग का, तो क्या करते हैं वो 3-3, 4-4, 5-5 सेंटीमीटर साइडों पे बाउंड्री में जगह छोड़ देते हैं। ठीक है, दैट इज नो नीड व्हेन यू आर इन क्लास, देन दैट इज द नो फन ऑफ दैट स्पेस। इतनी स्पेस छोड़ने का कोई फन नहीं है। हाँ, इंडस्ट्री में आप हो तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप उसको ड्राइंग को फाइलिंग कर रहे हो या टॉप से फाइलिंग कर रहे हो, तो उस तरफ आपको ज़्यादा स्पेस थोड़ी छोड़नी पड़ती है। ठीक है, जब आप बाउंड्री ड्राइंग शीट की ड्रॉ करते हो, उसका रीज़न है कि कल को अगर इधर से आपने फाइलिंग करनी है, तो यहाँ पे अगर आप होल पंच कर रहे हो, तो अगर यहाँ पे स्पेस ज़्यादा नहीं छोड़ी, तो हो सकता है आपके ड्राइंग का कोई पार्ट पंच हो जाए। ठीक है, तो इसलिए ड्राइंग शीट पे इंडस्ट्री में हम लेआउट एंड प्लानिंग के टाइम एक तरफ मैक्सिमम जगह को, एक तरफ मैक्सिमम स्पेस को छोड़ते हैं। और जो अच्छी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे मैंने स्कॉट में काम किया, स्कॉट क्रेन डिवीजन में मैंने काम किया, सेक्टर 11 फरीदाबाद में, वहाँ पे हमारा एक इक्विपमेंट डिवीजन होता था, डिज़ाइन डिवीजन था, क्रेन जेसीबी क्रेन के डिज़ाइन होते थे, इक्विपमेंट डिज़ाइन करते थे बेसिकली वहाँ पे हम। तो वहाँ पे जब मल्टीनेशनल कंपनी होती है, तो वहाँ पे उसके डिज़ाइन ऑफिस में क्या होता है कि ऑलरेडी प्रिंटेड ड्राइंग शीट आपके पास मार्केट से अवेलेबल होती है। ठीक है, वहाँ पे ये नहीं होता कि ड्राइंग शीट की बाउंड्री लगाने में एक इंजीनियर टाइम वेस्ट कर रहा है। वहाँ पे ड्राइंग शीट का टाइटल ब्लॉक, बाउंड्री, ठीक है, और कहाँ से उसको फोल्ड करना है, इवन दैट मार्क, ऑल थिंग्स ऑलरेडी प्रिंटेड ऑन द ड्राइंग शीट। और उस प्रिंटेड ड्राइंग शीट के ऊपर, ठीक है, या ट्रेसिंग पेपर जो होते हैं, उन प्रिंटिंग ट्रेसिंग पेपर के ऊपर या ड्राइंग शीट के ऊपर या प्लिस्टर पेपर भी यूज करते हैं, उनके ऊपर आप सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्राइंग, अपने प्रोडक्ट का डिजाइन ड्रॉ करोगे बस। आपको बाउंड्री, टाइटल ब्लॉक, ये चीजें ड्रॉ करने की वहां जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री ये समझती है कि ये चीजें तो रिक्वायरमेंट में बार बार रिक्वायरमेंट में आनी है। तो ऐसा ना हो कि एक डिजाइन इंजीनियर जिसको हमने 70,000-80,000 रुपए की सैलरी पे रखा है, तो वो पूरे एक दिन में सिर्फ टाइटल ब्लॉक और लेआउट और प्लान ही ड्रॉ करे, एंड दैट इज द वेस्टेज ऑफ टाइम एंड वेस्टेज ऑफ मनी। तो इसलिए इंडस्ट्री क्या करती है कि वो ड्राइंग शीट आपकी जो है, या आपका जो ट्रेसिंग पेपर है, या प्लिस्टर पेपर भी यूज होते हैं, आगे चल के बताऊंगा क्या होते हैं। तो इन सभी पेपर्स के ऊपर ऑलरेडी वो प्रिंटेड जो है वो ब्लॉक्स, टाइटल ब्लॉक और लेआउट और बाउंड्री ऑलरेडी प्रिंटेड वो वेंडर को बोलती है, जो भी वेंडर उनको ट्रेसिंग पेपर, ड्राइंग शीट या प्लिस्टर पेपर सप्लाई करता है, उसको ऑलरेडी बोलती है कि इसके ऊपर ऑलरेडी इन चीज़ों का ठप्पा लगा होना चाहिए। मीन्स जब मेरे पास ड्राइंग शीट आए तो इसकी ऑलरेडी बाउंड्री ड्रॉ हुई होनी चाहिए, इसके ऊपर ऑलरेडी टाइटल ब्लॉक बना होना चाहिए मेरी कंपनी के नाम का। इसीलिए तभी मैं आपसे माल जो है, आपसे जो ड्राइंग शीट है वो परचेज करूँगा। ठीक है, तो ऐसे जब हम इंडस्ट्री में थे, स्कॉट में था जैसे मैंने बताया, तो वहाँ पे ऑलरेडी पलक्स में ड्राइंग शीट ऑलरेडी अवेलेबल होती थी, उसके ऊपर लेआउट और टाइटल ब्लॉक का ऑलरेडी ठप्पा लगा होता था, ताकि आपके डिजाइन इंजीनियर का, आपके इंजीनियर का या ड्रॉसमैन का
टाइम वेस्ट ना हो उसके ऊपर ड्राइंग करते या डिज़ाइन करते टाइम, इन कॉमन चीज़ों को ड्रॉ करने के लिए। इज इट क्लियर? और आपने भी यही काम करना है, आपने भी यही काम करना है। जैसे ही आपके पास क्लास में खाली टाइम है या घर पे आज टीचर ने असाइनमेंट नहीं दी, तो आप 5-6 ड्राइंग शीट्स के ऊपर पहले ही बाउंड्री और टाइटल ब्लॉक खाली टाइम में ड्रॉ करके रख लो। ठीक है, ठीक है ना, ताकि जब सिलेबस फास्ट चलता है तो टीचर फटाफट असाइनमेंट देते हैं, तो आप फिर आधा दिन ड्राइंग शीट के ऊपर लेआउट प्लान के लिए, बाउंड्री के लिए और टाइटल ब्लॉक ड्रॉ करने में वेस्ट कर देते हैं। तो ऑलरेडी खाली टाइम में इन चीज़ों को ड्रॉ करके रखना, ठीक है, टाइटल ब्लॉक पर और बाउंड्री के ऊपर, ठीक है, ऑलरेडी ड्रॉ करके इनको रखना ड्राइंग शीट के ऊपर, ठीक है। टाइटल ब्लॉक क्या है इसको अभी मैं चल के आगे समझाऊंगा। क्लियर? सो बेसिकली दिस इज द फन ऑफ द ड्राइंग शीट, लेआउट एंड प्लानिंग, कि आपने कौन सा जो डिज़ाइन है कहाँ पे करना है ड्राइंग शीट पे, कौन सी प्रॉब्लम आपने ड्राइंग शीट के ऊपर कहाँ पे फॉलो करनी है, कौन सी प्रॉब्लम आपने ड्राइंग शीट पे कहाँ पे नहीं फॉलो करनी, ठीक है। ओके, तो बेसिकली हम इसीलिए ड्राइंग शीट लेआउट और प्लानिंग करते हैं, ठीक है। अब जब भी आपने ड्राइंग शीट लेआउट और प्लानिंग करनी है तो सबसे पहले सपोज कैसे करना है काम आपने, देखो सपोज ये मेरे पास ड्राइंग शीट है यहाँ पे, ठीक है। सपोज आई हैव द ड्राइंग शीट, दिस वन इज द ड्राइंग शीट, ये ड्राइंग शीट है सपोज, इज इट क्लियर? मैं ड्राइंग शीट बना रहा हूँ, पहले रेड कलर से मैं प्रॉपर ड्राइंग शीट बना रहा हूँ, इज इट क्लियर? और ड्राइंग शीट नॉर्मली रेक्टेंगुलर शेप में होती है, तो ये रेक्टेंगुलर शेप में ऐसे सपोज हमारे पास ड्राइंग शीट है, ठीक है। ये रेड शेप में मैंने जो बनाई है ये सिंपल ड्राइंग शीट मैंने बना दी, ठीक है, दिस इज द रेक्टेंगुलर शेप। अब जब लेआउट एंड प्लानिंग करनी है तो इंडस्ट्री में मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्री में ऑलरेडी हमारे पास क्या होता है कि ऑलरेडी लेआउट एंड प्लानिंग प्रिंटेड होती है, और जितनी पंच करने के लिए इधर से पंच करनी है, फाइलिंग करनी है, अगर ड्राइंग शीट में इधर से फाइलिंग करनी है, ठीक है। जरूरी नहीं हर टाइम फाइलिंग करते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में तो आजकल क्या करते हैं कि रैक्स होते हैं, रैक्स के अंदर सीधी ड्राइंग चली जाती है, और रैक्स में भी स्टैंडर्ड के रैक्स होते हैं। A4 साइज के रैक के बाद अलग लिखा होगा कि A4 साइज का है, A3 के बाद A3 की ड्राइंग है, वैसे ही A2 की ड्राइंग है, A1 की ड्राइंग है, A0 की ड्राइंग है, A की ड्राइंग है, ठीक है, 2A की ड्राइंग है। तो ऐसे रैक्स के बाद लिखा होता है और उसी रैक्स में वो ड्राइंग रखनी है, ठीक है, नॉर्मली इंडस्ट्री में। तो लेकिन अगर फाइलिंग नहीं करते हम तो, ठीक है। और अब इंडस्ट्री में ऑलरेडी लेआउट एंड प्लानिंग की और टाइटल ब्लॉक की बाउंड्री लगी होती है, लेकिन अभी आप क्लास में हो तो क्लास में तो ब्लैंक शीट आपको मार्केट से मिलेगी, और हमने मैक्सिमम शीट के पोर्शन को यूटिलाइज करना है, ठीक है, वेस्ट नहीं करनी ड्राइंग शीट, मैक्सिमम पोर्शन को यूटिलाइज करना है, ठीक है। तो मैक्सिमम पोर्शन को यूटिलाइज करने के लिए, ठीक है, मैक्सिमम 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर, मींस 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर की चारों तरफ बाउंड्री ड्राइंग शीट के ऊपर अगर आप छोड़ोगे देन दैट इज द सफिशिएंट बाउंड्री, ठीक है, देन दैट इज द सफिशिएंट स्पेस ऑल अराउंड ऑफ द ड्राइंग शीट। तो रेड वाला जो आपके पास दिख रहा है रेक्टेंगल, वो ड्राइंग शीट का एक्चुअल साइज है, ठीक है। और ये जो ब्लैक वाला मैंने बना दिया बाउंड्री के अंदर अंदर बना दिया, ये एक्चुअली ड्राइंग शीट का आपका वर्किंग साइज हो गया, मींस जिसको हम ट्रिम्ड साइज भी बोलते हैं, TRIMED, ट्रिम्ड। जैसे हमने ट्रिम्ड साइज पढ़े थे A2A से लेके 10A तक, ठीक है, ठीक है, A10 तक हमने ट्रिम्ड साइज ऑलरेडी पढ़े थे जब हमने ड्राइंग शीट साइज को कवर किया था, ड्राइंग बोर्ड साइज को कवर किया था इंट्रोडक्शन। तो इट मीन्स अगर मैं रेड वाले को फॉलो कर रहा हूँ, अगर मैं रेड वाली बाउंड्री को फॉलो कर रहा हूँ तो वो आपका क्या है, दैट इज द अनट्रिम्ड साइज। सो दिस इज द अनट्रिम्ड साइज। और अगर मैं ब्लैक को फॉलो कर रहा हूं तो ब्लैक क्या है आपके पास, ब्लैक है ट्रिम्ड साइज। तो इट मींस मेरे पास जो साइज था उसको मैंने, जो नॉर्मली अनट्रिम्ड साइज था उसको मैंने ब्लैक वाली बाउंड्री के अंदर एज ए ट्रिम्ड साइज कर दिया। अगर मेरे को वो ट्रिम्ड साइज A0 का चाहिए तो A0 को कर दूंगा, A1 का चाहिए तो A1 का हो जाएगा, ठीक है ना।
2A का चाहिए तो 2A का हो जाएगा, 3A का चाहिए तो 3A का, 4A का तो 4A का, तो सो ऑन, ऐसे वो ट्रिम्ड साइज में अंदर ड्राइंग शीट के अंदर बना दूंगा। इज इट क्लियर? सो दैट ये जो ब्लैक बाउंड्री के अंदर एरिया बन रहा है, दैट एरिया सेट एज ए ट्रिम्ड साइज एंड दैट एरिया एज ए वर्किंग एरिया। ठीक है, इसी एरिया को हम वर्किंग एरिया और ट्रिम्ड साइज नॉर्मली बोलते हैं। सो दैट इज द ट्रिम्ड साइज एंड वर्किंग एरिया। मैम एक सेकंड आना मैम, तो मैं एक सेकंड आना, मैं बात कर रहा था आपके पास ड्राइंग शीट लेआउट एंड प्लानिंग की, तो प्रॉपर लेआउट एंड प्लानिंग कैसे करनी है यू कैन सी है। मैं ऊपर तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आगे कर दो कैमरा क्या गया। तो इस बच्चे ने देखो ऊपर से सीधी करनी है ड्राइंग शीट, ऊपर से पकड़ के नीचे से, कॉर्नर से भी पकड़ दो मैम वापस। तो ये बच्चे ने देखो मैक्सिमम प्रॉब्लम जो है ड्राइंग शीट के ऊपर की हुई है आपके सामने। ठीक है ना, अगर मैं काउंट करूं इसमें तो 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4, तो ऑलमोस्ट 19 प्रॉब्लम्स, 20 वाली जगह पे तो टाइटल ब्लॉक की आ गई, तो ऑलमोस्ट 19 प्रॉब्लम्स बच्चे ने ड्राइंग शीट के ऊपर की हुई है, तो मैक्सिमम स्पेस को यूटिलाइज किया हुआ है। सो दिस इज द स्पेस यूटिलाइजेशन ऑन द ड्राइंग शीट। आपने भी ड्राइंग शीट के ऊपर मैक्सिमम स्पेस जो है वो यूटिलाइज करना है, स्पेस की यूटिलाइजेशन करनी है ड्राइंग शीट के ऊपर आपने भी 90 डिग्री को इसको प्रॉपर, तो स्पेस की मैक्सिमम ऐसे यूटिलाइजेशन आपने करनी है ड्राइंग की। ठीक है, ताकि जब भी आप ड्राइंग बनाओ तो मैक्सिमम स्पेस को आप यूटिलाइज करो, ड्राइंग शीट के ऊपर जो है पेपर वेस्ट ना हो। इज इट क्लियर? सो दिस इज द करेक्ट लेआउट एंड प्लानिंग। और हर ब्लॉक के अंदर एक सेंटर में एक प्रॉब्लम हुई है और जो आपको अच्छी भी लग रही है कि अच्छी तरह अटेम्प्ट किया उसने। इज इट क्लियर? ठीक है, थैंक यू। So this is the proper utilization and planning on the drawing sheet। तो ये proper utilization और planning है ड्राइंग शीट के ऊपर हम कैसे करते हैं। Is it clear? So this size is the untrimmed size। ये जो रेड वाली बाउंड्री है that is the untrimmed size, और ये जो ब्लैक वाली बाउंड्री है that is the trimmed size। तो ये साइज हमने ड्राइंग शीट में ऑलरेडी पढ़े थे, untrimmed, ठीक है, अनट्रिम्ड एंड ट्रिम्ड साइज। ठीक है, अनट्रिम्ड एंड ट्रिम्ड में यहाँ पे डबल एम आएगा, अनट्रिम्ड डबल एम दिया है उसने, अनट्रिम्ड एंड ट्रिम्ड साइज एंड ट्रिम्ड साइज। सो दिस इज द अनट्रिम्ड एंड ट्रिम्ड साइज ऑन द ड्राइंग शीट। और ये जो अंदर के ब्लैक के अंदर जो जगह बनती है दैट शुड बी द ट्रिम्ड साइज। ये जो ब्लैक बाउंड्री के अंदर जगह होगी ये आपका ट्रिम्ड साइज होना चाहिए, क्लियर, नॉर्मली। ठीक है जी। और अभी हमने ड्राइंग शीट के ऊपर मैक्सिमम स्पेस यूटिलाइज करनी है, तो यहाँ पे मैं यही कहूँगा कि ये 2-2 सेंटीमीटर या मैक्सिमम आप 1.5 सेंटीमीटर सफिशिएंट होती है वैसे, तो 1.5 सेंटीमीटर आप चारों तरफ से ये स्पेस छोड़ दोगे ड्राइंग शीट के ऊपर, 1.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑल साइड्स। ठीक है, तो चारों तरफ से 1.5 सेंटीमीटर आप ये स्पेस छोड़ दोगे। ठीक है, इट मीन्स 15 mm, 1.5 सेंटीमीटर मीन्स 15 mm। तो चारों तरफ से ये स्पेस आप छोड़ोगे ड्राइंग शीट के ऊपर 1.5 सेंटीमीटर। और उसके बाद आप जो है ब्लैक जो बाउंड्री बनेगी आपकी इस स्पेस छोड़ने के बाद, ड्राइंग शीट जो अवेलेबल होगी मार्केट से, चारों तरफ 1.5 सेंटीमीटर आपने छोड़ दी बाउंड्री, और ये जो 1.5 सेंटीमीटर बाउंड्री छोड़ने के बाद ये जो ब्लैक बाउंड्री आपके पास आ रही है, मिल रही है आपको, दैट इज द वर्किंग एरिया। ठीक है, ये नॉर्मली वर्किंग एरिया होगा। और अगर इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो दैट वर्किंग एरिया शुड बी एज पर द ट्रिम्ड साइज। तो ये ट्रिम्ड साइज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, अनट्रिम्ड तो वो है कि जो मार्केट से शीट अवेलेबल होगी, अब उसकी प्रॉपर बाउंड्री छोड़ के अंदर का एरिया हमने ट्रिम्ड साइज करना है। इज इट क्लियर? ओके, अब यहाँ पे ड्राइंग ये बाउंड्री ड्रॉ करने के बाद, याद रखना ये बाउंड्री ड्रॉ करने के बाद ड्राइंग शीट के राइट हैंड साइड कॉर्नर पे, राइट हैंड साइड लोअर कॉर्नर पे, यहाँ पे आपका टाइटल ब्लॉक होता है। दिस वन इज द टाइटल ब्लॉक, राइट हैंड साइड एट द लोअर कॉर्नर ऑन योर ड्राइंग शीट। सो दिस वन इज द व्हाट, दिस इज द टाइटल ब्लॉक, टाइटल ब्लॉक। तो ये टाइटल ब्लॉक रहेगा, ब्लॉक। तो ये टाइटल ब्लॉक रहेगा आपका लोअर साइड पे,
बिल्कुल एंड पे आपका जो है ये टाइटल ब्लॉक रहेगा ड्राइंग शीट के साइड के ऊपर, ठीक है ना, ठीक है। तो ये टाइटल ब्लॉक रहेगा। अब टाइटल ब्लॉक के अलग अलग साइज होते हैं। नॉर्मली टाइटल ब्लॉक के कुछ इंडस्ट्रीज अलग साइज फॉलो करती है, कुछ इंडस्ट्री अलग साइज फॉलो करती है। बेसिकली इसके साइजेस फॉलो होते हैं एज पर द ये कह लो एज पर द डिस्क्रिप्शन इन द टाइटल ब्लॉक, कि टाइटल ब्लॉक के अंदर आप क्या क्या रखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग अलग अलग साइजेस के होते हैं, ठीक है। और बेसिकली टाइटल ब्लॉक होता क्या है, टाइटल ब्लॉक इज द हार्ट ऑफ योर ड्राइंग शीट, ठीक है। ये मेरा मेरा अपना खुद का नाम दिया हुआ है टाइटल ब्लॉक को। मैं खुद बोलता हूँ बच्चों को, जब भी मैं ड्राइंग करवाता हूँ, टाइटल ब्लॉक की बात करता हूँ, तो मैं नॉर्मली यही बोलता हूँ, द टाइटल ब्लॉक ऑन द ड्राइंग शीट इज ए हार्ट ऑन द ड्राइंग शीट। जैसे आपकी बॉडी को चलाने के लिए हार्ट की बहुत ज़रूरत है, ऐसे ही ड्राइंग के प्रॉपर डिजाइन को फॉलो करने के लिए टाइटल ब्लॉक की बहुत ज़रूरत है। क्यों है ये आगे चल के अभी आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा सारा, ठीक है। तो दिस इज द टाइटल ब्लॉक मॉडल। अब हम टाइटल ब्लॉक के भी साइज की बात कर रहे थे, तो टाइटल ब्लॉक एज पर द डिस्क्रिप्शन इन द टाइटल ब्लॉक, सम इंडस्ट्री फॉलो द डिफरेंट साइज ऑफ द टाइटल ब्लॉक, सम इंडस्ट्री फॉलो द डिफरेंट साइज ऑफ द टाइटल ब्लॉक। या कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पर्टिकुलर कौन सी इंडस्ट्री ने, सभी इंडस्ट्री ने यही साइज फॉलो करना है। दैट इज ए नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर देयर, ठीक है। कभी कभी टाइटल ब्लॉक में बहुत सारी डिस्क्रिप्शन देनी होती है, तो हमें अलग साइज इसका बनाना पड़ता है, बड़े साइज का बनाना पड़ता है। कभी कभी स्मॉल डिस्क्रिप्शन है तो हम इसको छोटे साइज का फॉलो कर लेते हैं। लेकिन कुछ कॉमन चीजें हैं जिनके ऊपर आज हम बात करेंगे, ये हर तरह के टाइटल ब्लॉक में होंगी। चाहे आपकी ड्राइंग शीट बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा लेआउट प्लान है, चाहे आप एक छोटी सी वॉशर की ड्राइंग शीट की ड्राइंग बना रहे हो, उसमें भी ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी या होनी चाहिए टाइटल ब्लॉक में, जिस इंफॉर्मेशन की अभी बात करूँगा, ठीक है। तो नॉर्मली जो रिकमेंडेड साइजेज है एज पर IS 696 SP 46 टाइटल ब्लॉक के, वो रिकमेंडेड साइजेज है 185 इंटू 65। इट मीन्स अगर आपका ये टाइटल ब्लॉक है तो यहाँ से लेके मीन्स फ्रॉम दिस साइड इस साइड से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी ये जो टोटल लेंथ रहेगी, दिस लेंथ, दिस शुड बी एज पर 185। ये नॉर्मली 185 के ऊपर रहेगी। नॉर्मल आप इंडस्ट्री में नॉर्मल ड्राइंग के लिए जो टाइटल ब्लॉक यूज करोगे उसको, ठीक है। और ये जो विड्थ रहेगी इसकी, दिस इज द विड्थ ऑफ द टाइटल ब्लॉक, और यू कैन से हाइट ऑफ द टाइटल ब्लॉक। ये जो हाइट जब विड्थ रहेगी टाइटल ब्लॉक की, अब जिस कंडीशन में टाइटल ब्लॉक आपको दिख रहा है, इस कंडीशन में ये टाइटल ब्लॉक की हाइट काउंट करेगी। लेकिन अगर ड्राइंग शीट को मैं ऐसे वर्टिकली ना रख के ऐसे लिटा देता हूँ, टेबल के ऊपर बिछा देता हूँ, तो उस केस में ये इसकी विड्थ और ब्रेड्थ रहेगी, ठीक है ना। तो इट मींस दैट शुड बी 65। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक 185 और यहाँ से लेके यहाँ तक 65 रहेगी। दिस इज द मीनिंग ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ द टाइटल ब्लॉक, और यू कैन से टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द टाइटल ब्लॉक 185 इंटू 65। बट नॉर्मल ड्राइंग शीट के ऊपर अभी हम क्लास में हैं, तो क्लास में हम सिंपल टाइटल ब्लॉक ही बनाते हैं। तो नॉर्मल ड्राइंग शीट के ऊपर क्लास में हम जो इसकी हाइट और लेंथ फॉलो करेंगे दैट इज 150। इट मीन्स ये 150 रहेगी अब यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ पे ये रहेगी, दिस इज हाउ मच, दिस शुड बी 50। तो ये 150/50 की रहेगी नॉर्मली यहाँ। दिस इज द टाइटल, क्लियर। तो ऐसे पहले हम पूरी रेड वाली ड्राइंग शीट मिली, आपने ब्लैक एरिया लगा के इसकी एक बाउंड्री तैयार कर ली, और इस बाउंड्री एरिया ब्लैक एरिया के अंदर ये पूरा जो है ये आपका वर्किंग स्पेस है, यहाँ पे आपने ड्राइंग ड्रॉ करनी है, इसी क्लियर, जैसे भी आपको ड्राइंग शीट पे दिखाई, ठीक है। और इसके लोअर साइड पे बिल्कुल 150/50 का आप टाइटल ब्लॉक ड्रॉ करोगे, ठीक है। अब हम टाइटल ब्लॉक की बात करते हैं पहले कि टाइटल ब्लॉक में होता क्या है। मैं इसको थोड़ा बड़ा करके यहाँ पे आपको शो करता हूँ ताकि एक एक चीज आपको प्रॉपर इसकी कवर कर पाऊँ। मैं इसी टाइटल ब्लॉक को यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके अब ड्रॉ कर रहा हूँ फ्रॉम दिस साइड। इस तरफ से मैंने टाइटल ब्लॉक को बड़ा करके अब ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको एक एक चीज इसकी क्लियर हो जाए कि टाइटल ब्लॉक में एक्चुअली होता क्या है और कैसे कैसे रहेगा। तो सपोज ये जो टाइटल ब्लॉक था आपका, ये वाला टाइटल ब्लॉक 150/50 का मैंने इधर बाहर निकाल दिया। इसको मैं थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर रहा हूँ
ताकि आपको प्रॉपर क्लियर हो जाए, प्रॉपर समझ आ जाए सारा ये अच्छी तरह, क्योंकि वहाँ स्पेस बहुत छोटा है, उसमें सारा कुछ आपको समझ नहीं आएगा। ओके, तो ये टाइटल ब्लॉक बन गया हमारे पास। कितनी लेंथ का? 150, इसकी लेंथ कितनी रहेगी? दिस वन 150, दिस वन इज 150, क्लियर, एंड 50, और ये कितनी रहेगी? दैट इज हाउ मच? दैट इज 50। तो 150 बाई 50 का पहले हम ये टाइटल ब्लॉक इधर ड्रॉ करने जा रहे हैं। 150 बाई 50, इज इट क्लियर? तो ये मैंने इसकी डायमेंशन भी दे दी। ड्राइंग शीट पे आपने ये डायमेंशन नहीं देनी, याद रखना, एक आधी शीट के ऊपर दे देना ताकि आपको पता चल जाए प्रॉपर कि कितनी डायमेंशन होती है। अदरवाइज डायमेंशन देने की टाइटल ब्लॉक की ड्राइंग शीट के ऊपर, हर ड्राइंग शीट के ऊपर इसकी डायमेंशन देने की जरूरत नहीं है, क्लियर? इसकी डायमेंशन देने की जरूरत नहीं है हर ड्राइंग शीट के ऊपर, ठीक है? क्योंकि वो अंडरस्टैंड है, वो एक स्टैंडर्ड बन गया कि वो 150 बाई 50 का ही आपने ड्राइंग शीट के ऊपर देना। तो जो स्टैंडर्ड बन गया उसकी बार बार डायमेंशन देने की जरूरत नहीं होती, ठीक है? सो 150 बाई 50 का जो है टाइटल ब्लॉक हमारा बन गया, इसलिए ओके। तो स्टैंडर्ड बनाया भी क्यों हमने 150 बाई 50 का? इसीलिए ताकि बार बार हमारे पास 150 बाई 50 की डायमेंशन देने में टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए नॉर्मली वी मेक द स्टैंडर्ड, इसलिए हमने स्टैंडर्ड को बनाया। इसलिए अब हम क्या करेंगे कि ये जो टोटल लेंथ है हमारे पास कितनी है? 150। कितनी लेंथ है टोटल हमारे पास? 150। तो 150 को हम क्या इक्वल 3 पोर्शन में डिवीजन दे देंगे, इक्वल 3 पोर्शन में हम डिवीजन दे देंगे इसको 150 को, ठीक है नहीं? तो ये मेरे पास थी ऑलमोस्ट है, ओके। तो हमने इसको 150 के मतलब 150 के आसपास इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया सपोज हमने, तो इट मींस 150 थी, तो मैंने 50-50 के 3 पार्ट्स में पहले इसकी डिवीजन दे दी, 50-50 के 3 पार्ट्स में डिवीजन दे दी, ठीक है? याद रखना 50-50 के हम क्या करेंगे? 3 पार्ट्स की, 50-50 के 3 पार्ट्स में इसकी हम डिवीजन दे देंगे। अब ये जो पहला 50 वाला ब्लॉक है, इट मींस 50 आपने ये टोटल 150 में से 50-50 के 3 पार्ट ले लिए, तो आपके पास पहला ब्लॉक एक स्क्वायर ब्लॉक की तरह बच जाएगा, दैट इज व्हाट? दैट इज द 50 बाई 50 का। तो इस 50 बाई 50 के ब्लॉक में आपने सपोज पहले 5 जो है वो आपने ब्लॉक बना दिए, इट मींस 10-10 के 5 ब्लॉक आ जाएंगे इसमें, 2 3 4 और 5। तो इट मींस आपने 5 ब्लॉक्स बना दिए इसमें, 50 बाई 50 का जो ब्लॉक था इसमें आपने 5 ब्लॉक्स बना दिए, और ये 5 ब्लॉक्स कितने के आ गए? अब टोटल 50 था तो ये 10 इधर बच गया, 10-10 हाइट के आ गए ना, 5 ब्लॉक आए, 5 ब्लॉक आए तो इक्वल हाइट 10-10-10-10-10 50 होगी टोटल, तो 10-10 के 5 ब्लॉक्स आ गए, तो टोटल ब्लॉक का रेक्टेंगुलर एरिया कितना बना फिर? 10 बाई 50, 10 बाई 50, 10 बाई 50, 10 बाई 50 और 10 बाई 50 के 5 ब्लॉक्स बन जाएंगे, ठीक है? अब इन 5 ब्लॉक्स में हम क्या करेंगे? देखो इन 5 ब्लॉक्स में अब हम सबसे पहले मैं डिवीजन ही कर दूँ, पहले मैं डिवीजन ही कर दूँ, तो ये एरिया बच जाएगा हमारे पास, टोटल 50-50 के 5 ब्लॉक्स बन जाएंगे, ठीक है? एंड यू कैन आल्सो मेक द 6 ब्लॉक। अगर आपके पास कुछ ज़्यादा हमने काम करना है तो यहाँ पे आप इसको 6 ब्लॉक्स में भी डिवीजन दे सकते हो, ठीक है? 6 में भी दे सकते हो, लेकिन मैंने अभी 5 ब्लॉक्स में दिया क्योंकि ये तो ऑलरेडी डायमेंशन आई थी, ठीक है? अब क्या करोगे? नेक्स्ट डिवीजन क्या देनी है आपके पास कि ये जो 10-10 के 2 ब्लॉक है, इधर आप 20 वाले ब्लॉक के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दोगे, इट मींस इधर हमें सबसे पहले ऊपर हमें एक बड़ा ब्लॉक चाहिए 20 बाई 100 का, 20 बाई 100 का, तो ये 10-10 के 2 ब्लॉक आ गए, तो 10 + 10 20 हो गया ये एरिया, और फिर टोटल लेंथ 150 थी, उसमें से 50 निकल गया, तो बाकी कितनी बची इधर? 100। तो इट मींस ये जो ऊपर एरिया बच गया मेरे पास, अब दिस एरिया, ये एरिया हमारे पास कितना आ गया? 20 बाई 100, ठीक है? मैं अगर हल्का हल्का यहाँ पे एरिया लिखूँ आपको पहले समझ आ जाए, तो ये आ जाएगा 100 बाई 20 का एरिया आ गया, 100 बाई 20 का। ये सारे एरिया कितने आ गया? 50 बाई 10 की,
50/10 के सारे एरिया आ गए ये वाले 50/10 50/10 50/10 50/10। इज इट क्लियर? अब क्लियर हो रहा है? गुड। अब हमारे पास जो इधर लास्ट का ब्लॉक बचा है ये कितना बच गया हमारे पास? टोटल कितनी थी ये लेंथ हॉरिजॉन्टली 50, तो 50 तो इधर बच गया, ठीक है। और बाकी ये 10 10 10 30 के 3 ब्लॉक बच गए, 10 10 के 30। इट मीन्स ये टोटल एरिया अगर मैं कहूँ कितना बचा भी, तो ये टोटल एरिया बच गया 50/30 का, और ये एरिया भी बच गया इधर 50/30 का। इज इट क्लियर? समझ आ गई ना बात? क्योंकि 50 ये निकल गया तो 50 का ये बचा था 50 का ये, और 20 ये निकल गया तो टोटल 50 था तो 30 नीचे बच गया ये, और ऐसे इसके बाद 30। क्लियर? अब ये जो लास्ट वाला लास्ट कॉर्नर पे राइट लास्ट कॉर्नर पे इट मींस यहाँ पे बचेगा लास्ट राइट कॉर्नर पे ये जो एरिया बचा 50/30 का दिस एरिया, इसको इक्वल दो पार्ट्स में डिवीजन दे देंगे। तो इट मींस ये कितने का था? 30 का। तो 30 का पहले हमने सेंटर कर दिया, तो 30 का जब मैंने सेंटर किया तो ये कितने का बच गया बाद में? 15 का। 30 का सेंटर पर किया तो ये हमारे पास कितना एरिया बच गया? 15/50 का ऊपर और 15/15 का 50 का नीचे, तो इट मींस ये एरिया बच गया 50/15 का। ऐसे ये एरिया बच गया 50/15, मतलब 50x15, ठीक है। ये दोनों एरिया बच गए। अब ये जो ऊपर 50x15 का एरिया बचा है ऊपर वाला दिस एरिया, इसको अगेन टू पार्ट्स में डिवीजन दे दो। ऊपर जो 50x15 का एरिया हमारे पास बचा है इसको अगेन ऊपर वाला एरिया जो है, हाँ ऊपर वाले एरिया को नहीं, ऊपर वाला एरिया बचे रहेगा 50x15 का। नीचे वाला जो एरिया होता है इसको हम देते हैं नॉर्मली डिवीजन, ये 50x15 का बचा रहेगा, और नीचे वाला 50x15 का जो एरिया बचा है इसको हम अगेन दो इक्वल पार्ट्स में डिवीजन दे देंगे। तो जब दो इक्वल पार्ट्स में डिवीजन दे दी हमने, तो ये फिर कितने बाई कितने का बच गया? ये बच गया फिर 15 का दो हमने दो हिस्से कर दिए, तो ये बच गया 50/7.5 50/7.5। तो ऐसे हम डिवीजन देंगे पूरे टाइटल ब्लॉक को, ऐसे पूरे टाइटल ब्लॉक को हम डिवीजन देंगे। इसको आप बेटर है कि आप रफ नोटबुक के ऊपर इसको एक बार लिख लो, नहीं तो आपको बाद में पता नहीं चलेगा कि कौन सा साइज कितना बचेगा, ठीक है। तो बेटर है कि आप ये जो YouTube पे देख रहे हो मेरी वीडियो ये वाली ये लेक्चर जो YouTube पे फॉलो कर रहे हो, बेटर है कि इस लेक्चर को अभी आप रोक के स्टॉप करके, ठीक है, इसी स्लाइड के ऊपर जो है वो स्टॉप करके, जिसके ऊपर स्क्रीन पे ये टाइटल ब्लॉक की प्रॉपर लेंथ है, यहीं पे इसको स्टॉप करके आप ये सारी डायमेंशन एक बार रफ में अपनी नोटबुक के ऊपर लिख लो कि कौन सा एरिया कितना बचा है, ठीक है ना। जैसे ये एरिया पहले 150/50 का था, फिर 100/20 का ये एरिया बचा, इधर 50/10 के 5 इक्वल पार्ट्स कर दिए, 50/10 50/10 50/10 50/10 50/10। तो इट मींस 10 के ब्लॉक्स आ गए जिनकी लेंथ 50 रहेगी, 5 ब्लॉक्स आ गए। और इधर फिर 150 में से 50 निकल गया, ये बच गया 100, और दो ब्लॉक्स के पैरेलल एक लाइन चलेगी तो 100/20 का, क्योंकि 10 का एक ब्लॉक था, दूसरे ब्लॉक के एंड से लाइन लेके जानी है, तो 100/20 का ये एरिया बन जाएगा। अब ये 50-50 का इधर एरिया भी बचा था, ये 50 का सेंटर एरिया को बिल्कुल नहीं हमने छेड़ना, और ये जो हमारे पास 50/15 का एरिया बच गया ऊपर, और इधर दो ये जो 30/50 का एरिया इधर बचा था इसको पहले दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया 50/15, और नीचे भी 15/15 आ गया। फिर नीचे वाला जो 15/15 है इसको फिर दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। पहले हिस्से को हमने छोड़ते जाना, दूसरे हिस्से को हमने डिवाइड करते जाना ऐसे, ठीक है, दूसरे हिस्से को फिर डिवाइड कर दिया। तो इसकी एक क्लिक लेके सारी डायमेंशन एक बार लिख लो, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना, इसमें ये जो एरिया बचता है राजे ऊपर वाला हमारे पास ये वाला एरिया, दिस एरिया, ये एरिया नॉर्मली हमारे पास होता है दैट एरिया फॉर द मेन टाइटल। इस एरिया को हम मेन टाइटल के लिए रखते हैं, ठीक है। ये जो 100/20 का एरिया बचा, इसके ऊपर हम हमेशा क्या लिखेंगे? इसके ऊपर हमेशा हम मेन टाइटल लिखेंगे, मेन टाइटल। तो ये हमेशा मेन टाइटल का एरिया रहेगा हमारे पास, दिस इज द मेन टाइटल, इसमें मेन टाइटल लिखेंगे, ठीक है।
अब मेन टाइटल क्या होता है? मेन टाइटल, अगर आप इंडस्ट्री में ड्राइंग बना रहे हो तो यहाँ पे मेन टाइटल में आपकी इंडस्ट्री का नाम आएगा। जैसे यहाँ पे आ गया सपोज स्कॉट्स लिमिटेड, ठीक है, रिनबैक्सी लिमिटेड, डॉक्टर मोरपैन लिमिटेड, ठीक है। जहाँ यहाँ पे आ गया सपोज आयशर ट्रैक्टर, महिंद्रा ट्रैक्टर्स, स्वराज माजदा लिमिटेड, ठीक है, सोनालिका लिमिटेड, क्लियर, जेसीबी क्रेन्स लिमिटेड या जेसीबी क्रेन्स। तो यहाँ पे आपके इंडस्ट्री का नाम आएगा हमेशा मेन टाइटल में। मेन टाइटल में हमेशा इंडस्ट्री का नाम आएगा। अब अगर वो इंडस्ट्री का नाम बहुत बड़ा है, अगर इंडस्ट्री का नाम बड़ा है तो हम इसकी जो हाइट है मेन टाइटल की, वो नॉर्मली हम कितनी रखेंगे मेन टाइटल की हाइट? अगर इंडस्ट्री का नाम बड़ा है तो वो मेन टाइटल की हाइट हम 8 mm या 10 mm फॉलो करेंगे, ठीक है। जैसे इंडस्ट्री का नाम बड़ा है, सपोज स्वराज माजदा लिमिटेड बड़ा नाम है, तो वहाँ पे स्वराज माजदा लिमिटेड बड़ा नाम है, तो वहाँ पे हम इसकी जो हाइट है, ज़्यादा अल्फ़ाबेट आएंगे तो 8 mm रखेंगे या 10 mm रखेंगे। अब अगर सिर्फ इतना ही नाम है इंडस्ट्री का, सपोज रिनबैक्सी, बस रिनबैक्सी लिखना है, तो वहाँ पे आपके पास अल्फ़ाबेट कम है, then you can maintain the height of the letter maybe 10 mm maybe 12 mm, ठीक है। क्योंकि हम क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि जितनी बड़ी हाइट होगी उतनी उसकी विड्थ ज़्यादा होगी। एज पर द स्टैंडर्ड रेशियो ऑफ द लेटर 7:5 जो हमने कल पढ़ा था, ठीक है। स्लोगन प्रिंटिंग में हमने प्रिंटिंग करना भी सीखा था। तो जितनी बड़ी हाइट होगी उतनी उसकी विड्थ ज़्यादा बन जाएगी, तो वो ज़्यादा अल्फ़ाबेट कम, स्पेस कम हो जाएगी लिखने के लिए। तो जब हाइट कम करेंगे तो विड्थ कम रख देंगे तो स्पेस ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए अगर अल्फ़ाबेट्स ज़्यादा है इंडस्ट्री के नाम में तो हम हाइट कम रखते हैं, अल्फ़ाबेट कम है तो हम हाइट ज़्यादा रख लेते हैं। बट दैट हाइट वेरी फ्रॉम 8 to 12 mm, 8 से लेकर 12 mm तक वेरी करेगी। जहाँ आप 8 mm रख सकते हो या 10 mm या 12 mm लाइक दैट। इज इट क्लियर? ठीक है। लेकिन अभी आप यहाँ पे एज ए कॉलेज में हो, तो कॉलेज में आपने यहाँ का नाम क्या लिखोगे? आप फिर आपके कॉलेज का नाम यहाँ पे आएगा आपकी ड्राइंग शीट में सब टाइटल में, ठीक है ना। सपोज यू आर इन अमृतसर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे आप फिर देखोगे अमृतसर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, तो वहाँ पे लेटर की हाइट कितनी रहेगी? अमृतसर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, बहुत सारे अल्फ़ाबेट हैं तो लेटर की हाइट कम रखनी पड़ेगी, 8 है, ठीक है। जहाँ सिर्फ आप लिख रहे हो ग्लोबल इंस्टीट्यूट, तो वहाँ कम अल्फ़ाबेट हो गए तो लेटर की हाइट थोड़ी ज़्यादा रख सकते हो, 10 है, ठीक है। जहाँ फिर आप सिर्फ लिख रहे हो GNDU, शॉर्ट फॉर्म ऑफ द गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, GNDU, तो आपने बहुत ही कम अल्फ़ाबेट लिखे तो वहाँ लेटर की हाइट आप 12 mm रख सकते हो। 4 ही अल्फ़ाबेट आ रहे तो वहाँ लेटर की हाइट आप 12 mm रख सकते हो, ठीक है। सो इट मीन्स इन द मेन टाइटल द हाइट ऑफ द लेटर वेरी फ्रॉम 8 to 12 mm एज पर द हाइट ऑफ एज पर द अल्फ़ाबेट्स इन द नेम ऑफ योर मेन टाइटल, ठीक है। आपके मेन टाइटल के नेम में जितने अल्फ़ाबेट है उसके अकॉर्डिंग इसकी ये हाइट जो है वो वेरी करेगी। जहाँ PTU के पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में आप शॉर्ट में लिख रहे हो PTU कैंपस ओनली, तो ओनली लिख रहे हो सपोज PTU ओनली 3 अल्फ़ाबेट, देन यू कैन फॉलो द हाइट 12 mm। इज इट क्लियर? तो ऐसे आप अपने कॉलेज के नाम के अकॉर्डिंग जितने, अगर ज़्यादा अल्फ़ाबेट है तो हाइट कम रख लोगे, अगर कम अल्फ़ाबेट है तो हाइट ज़्यादा रख लोगे इन द मेन टाइटल। सो दैट इज द मेन टाइटल, ठीक है। अब यहाँ पे मेन टाइटल हो गया, और ये जो टाइटल होता है सेंटर वाला, इस टाइटल को हम बोलते हैं सब टाइटल। पहले मैं मेन चीज़ों के ऊपर बात कर रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, कि क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चन आता है 2 नंबर का कभी कभी एग्जाम में, व्हाट इज द मेन टाइटल, व्हाट इज द सब टाइटल, तो इसके ऊपर आपको कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए मैं मेन चीज़ों के ऊपर पहले बात कर रहा हूँ। तो दैट इज द सब टाइटल। ये जो यहाँ पे ये जो स्पेस बनेगी, दैट स्पेस फॉर द सब टाइटल, ये जो स्पेस आपकी बनेगी ये आपकी स्पेस सब टाइटल के लिए काम करेगी। सो दैट इज फॉर द सब टाइटल, SUB सब टाइटल, TITLE सब टाइटल। तो ये जो वो मेन टाइटल था ये हो गया आपका सब टाइटल। तो अब याद रखना, अगर मेन टाइटल, पहले सीधा सीधा ये याद रखो कि सब टाइटल अब मेन है तो वो बड़ा होगा, अब वो सब है,
सब है तो मेन का पार्ट है तो वो छोटा होगा, ठीक है। तो हमेशा सब टाइटल जो है वो मेन टाइटल से छोटा होगा, नॉर्मली 2 mm, नॉर्मली 2 mm। तो मेन टाइटल से सब टाइटल में जो अल्फ़ाबेट लिखेंगे उन अल्फ़ाबेट की हाइट मेन टाइटल से 2 mm कम होगी, छोटी होगी। इट मीन्स अगर यहाँ पे आपका मेन टाइटल 12 में था तो सब टाइटल कितने में हो जाएगा, 10 में। अगर आपका मेन टाइटल सपोज 10 में था तो सब टाइटल कितने में हो जाएगा, 8 में। अगर आपका मेन टाइटल सपोज 8 में था, बहुत सारे अल्फाबेट थे, मेन टाइटल 8 में लिखना पड़ा, तो मेन टाइटल 8 में था तो फिर सब टाइटल कितने में हो जाएगा, 6 में, ठीक है। तो सब टाइटल की अल्फाबेट की जो हाइट है वो मेन टाइटल से हमेशा 2 mm कम रहेगी। दैट शुड बी 2 mm लेस फ्रॉम द मेन टाइटल, दैट शुड बी 2 mm लेस फ्रॉम द मेन टाइटल। तो ये देखो कितनी छोटी छोटी बारीकियां हैं, कितनी छोटी छोटी टेक्निक्स हैं कि किस टाइटल की हाइट कितनी रखनी है, मेन टाइटल की कितनी रखनी है, सब टाइटल की कितनी रखनी है, डिस्क्रिप्शन में बाकी जो अल्फाबेट्स आएंगे उनकी हाइट कितनी रखनी है, टाइटल ब्लॉक में क्या क्या है। सो मैनी थिंग्स इन द कॉन्सेप्ट। तो ये सभी चीज़ों को आप स्टेप बाय स्टेप समझोगे तभी बात बनेगी। अगर बीच में कहीं भी लेक्चर स्किप करोगे, लेक्चर को छोड़ोगे तो फिर कुछ ना कुछ छूट जाएगा, वहाँ ड्राइंग के ऊपर आप गलत ड्रॉ करोगे। इज इट क्लियर? सो दैट इज द सब टाइटल एंड दैट वन इज द मेन टाइटल। तो ये मेन टाइटल और सब टाइटल रहेगा। इज इट क्लियर? तो मेरे लिए थोड़ा लेंथी लेक्चर रखना प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को पता ओवर हो रहा है आप पे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है और बच्चों को ये जो स्टार्टिंग में लेक्चर फॉलो करने होते हैं, ये लेक्चर बच्चों को स्टार्टिंग में फॉलो करने होते हैं। अगर पहले ही ड्राइंग शीट बनाने से पहले ये लेक्चर नहीं फॉलो करते तो सारी ड्राइंग शीटों में टाइटल ब्लॉक बनेगा और सारी ड्राइंग शीटों में वो गलत ड्रॉ करते चले जाएंगे। अगर पहले वो डायमेंशन चैप्टर फॉलो नहीं करते, हाउ व्हाट इज द रूल्स ऑफ डायमेंशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डायमेंशन, व्हाट आर द सिस्टम ऑफ डायमेंशन, तो डायमेंशन के रिगार्डिंग ये चीज़ें नहीं फॉलो करते तो सारी की सारी ड्राइंग शीट के ऊपर डायमेंशन गलत होती चली जाएगी। अगर टाइप्स ऑफ लाइन का कंसेप्ट नहीं फॉलो करते तो सारी की सारी ड्राइंग के ऊपर जो लाइन वर्क है वो गलत होता चला जाएगा। अगर टेक्निकल लेटर नहीं फॉलो करते तो सारी की सारी ड्राइंग शीट्स के ऊपर जो प्रिंटिंग वर्क है वो गलत होता चला जाएगा, ठीक है। और इंट्रोडक्शन चैप्टर में नहीं फॉलो करते तो उनको पता नहीं चलेगा कि ड्राइंग टूल्स, इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट्स कौन कौन से हैं, इनका यूज कैसे है। तो ये 3-4 चैप्टर है, जैसे ड्राइंग इंट्रोडक्शन है, ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ लाइन है, फिर टेक्निकल लेटर प्रिंटिंग है, क्लियर, फिर ये जो लेआउट और प्लानिंग है। तो ये 4 चैप्टर मेन चैप्टर हैं जो आपको पहले फॉलो करने ही करने हैं, नहीं तो आपकी सारी ड्राइंग शीट गलत बनती चली जाएगी। सिलेबस स्टार्ट होने से पहले, ड्राइंग ड्रॉ करने से पहले ये 4 चैप्टर आपको अच्छी तरह कवर करने मतलब कवर होने चाहिए, आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। सो इन चारों चैप्टर्स में टेक्निक्स हैं कि आपने ड्राइंग शीट के ऊपर ड्राइंग ड्रॉ कैसे करनी है। बाकी तो फिर हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट अलग अलग है, वो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे साथ साथ, ठीक है। और उसमें भी हर कॉन्सेप्ट जो है, हर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पिछले कॉन्सेप्ट के ऊपर वेरी करता है। जब तक आप पिछला चैप्टर नहीं पढ़ोगे आपको अगला चैप्टर नहीं समझ आएगा, जब तक आप पिछला टॉपिक नहीं पढ़ोगे आपको अगला टॉपिक नहीं समझ आएगा। तो स्टेप बाय स्टेप ड्राइंग का सिलेबस स्टेप बाय स्टेप है सारा, बीच में कोई भी एक चैप्टर, बीच में कोई भी एक लेक्चर नहीं आप छोड़ सकते, छोड़ोगे तो फिर आगे समझ नहीं आएगा, ठीक है। ओके, तो दिस इज अबाउट द मेन टाइटल एंड दिस इज अबाउट द सब टाइटल, ठीक है। मेन टाइटल हो गया और सब टाइटल हो गया, ठीक है। ठीक है, तो ये सारा मेन टाइटल और सब टाइटल हो गया। अब सब टाइटल में आता क्या है, देखो मेन टाइटल में तो आ गया आपकी इंडस्ट्री का नाम, मेन टाइटल में आ गया आपकी इंडस्ट्री का नाम, जहां आप कॉलेज में तो कॉलेज का नाम, ठीक है। सब टाइटल में क्या रहेगा, अगर आप इंडस्ट्री में हो तो सब टाइटल में आपने यहाँ पे मेन टाइटल में तो कर दिया इंडस्ट्री का नाम, स्कॉट्स लिमिटेड, जेसीबी लिमिटेड, लाइक दैट, तो यहाँ पे इंडस्ट्री का नाम हो गया। सब टाइटल में क्या रहेगा, सब टाइटल में आपका रहेगा कि आप कौन सी मशीन बना रहे हो उस मशीन का नाम होगा, आप बिल्डिंग बना रहे हो उस बिल्डिंग का नाम होगा। सपोज आप अल्फा मॉल की ड्राइंग कर रहे हो तो अल्फा मॉल डिजाइन सब टाइटल में ये रहेगा, ठीक है। सपोज आप जेसीबी क्रेन बना रहे हो तो यहाँ पे सब टाइटल में रहेगा जेसीबी क्रेन, अगर आप 20 टन की बना रहे हो तो जेसीबी 20 टन, ये सब टाइटल में रहेगा, क्लियर। ऊपर क्या रहेगा, ऊपर में रहेगा जेसीबी क्रेन्स लिमिटेड,
मेन टाइटल में। और यहाँ पे क्या रहेगा, आप जेसीबी 20 टन क्रेन का डिजाइन कर रहे हो इस ड्राइंग शीट के ऊपर, तो सब टाइटल में रहेगा जेसीबी 20 टन, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हम पूरा डिजाइन एक ड्राइंग शीट के ऊपर नहीं होता, जब हम बस, ट्रक, क्रेन, टैंक, हवाई जहाज, शिप डिजाइन करेंगे तो बहुत सारी ड्राइंगें बनती है, एक 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 प्रोडक्ट के साथ बहुत सारी ड्राइंग बनती है, ठीक है। 100, 200, 500 तक ड्राइंग बन जाती है कभी कभी, छोटे छोटे पार्ट्स को लेके एक प्रोडक्ट के ऊपर भी, अगर उसकी असेंबली में बहुत सारे पार्ट्स हैं, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, सपोज आप यहाँ पे बना रहे हो जेसीबी 20 टन क्रेन का जो है वो गियर बॉक्स बना रहे हैं, गियर बॉक्स बना रहे हैं, तो सब टाइटल में रहेगा, मेन टाइटल में रहेगा जेसीबी क्रेन प्राइवेट लिमिटेड, सब टाइटल में रहेगा जेसीबी 20 टन, आगे रहेगा गियर बॉक्स, ठीक है, जेसीबी 20 टन गियर बॉक्स। तो ऐसे पर्टिकुलर उस पार्ट का नाम भी हम सब टाइटल में लिख सकते हैं। आप सपोज आप बना रहे हो, सपोज क्रैंक शाफ्ट डिजाइन कर रहे हो, किसी मारुति की क्रैंक शाफ्ट डिजाइन कर रहे हो, तो यहाँ मेन टाइटल में क्या रहेगा, मारुति सुजुकी और मे भी मारुति जो भी कंपनी है, और सब टाइटल में क्या रहेगा, सब टाइटल में रहेगा क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट, ठीक है। सपोज आप K10 की क्रैंक शाफ्ट बना रहे हो तो सब टाइटल में रहेगा क्रैंक शाफ्ट K10, इसीलिए क्लियर, समझ आई बात। तो ऐसे आप जो सब टाइटल में है वो चीजें आप उसमें रखोगे, इसीलिए क्लियर। सो दिस इज अबाउट द मेन टाइटल एंड दिस इज अबाउट द सब टाइटल। अब इधर वाले ब्लॉक में आ गए, डिस्क्रिप्शन वाले ब्लॉक में, ये जो हमने 50x10 के ब्लॉक जोड़े थे, ये वाले 50x50 के ब्लॉक जोड़े थे। इस ब्लॉक में सबसे पहले तो रहेगा, अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं, जितना भी मेन टाइटल, सब टाइटल या इधर जो डिस्क्रिप्शन वाले ब्लॉक्स में जो भी प्रिंटिंग करोगे, ऑल प्रिंटिंग शुड बी अंडर द गाइडलाइन, सारी प्रिंटिंग आपकी गाइडलाइन में होंगी और कैपिटल लेटर में होगी। ड्राइंग शीट के ऊपर, टाइटल ब्लॉक के ऊपर जितनी भी प्रिंटिंग करोगे, दिस इज अ रूल एज पर IS इंटरनेशनल स्टैंडर्ड 696 एंड SP 46। So this is the rule, the all printing should be in the capital letters and under the guideline। तो यहाँ पे अगर आप मेन टाइटल में लिख रहे हो सपोज 12 mm में, तो आप 12 mm की गाइडलाइन लेके फिर लिखोगे कैपिटल लेटर में। सब टाइटल में लिख रहे हो आप 8 mm में, तो आप 8 mm की गाइडलाइन लेके फिर कैपिटल लेटर में सब टाइटल में प्रिंट करोगे। सपोज क्रैंक शाफ्ट, देन यू मेक द फर्स्ट गाइडलाइंस 8 mm एंड राइट इन दैट गाइडलाइन कैपिटल लेटर्स क्रैंक शाफ्ट। इज इट क्लियर? सेम वैसे ही जैसे हमने यहाँ पे कल टाइटल ब्लॉक उसको स्लोगन प्रिंट करना सीखा था गाइडलाइन में, टिट फॉर टैट, सेम वैसे वर्टिकल लेटर में, सिंगल स्टॉक वर्टिकल लेटर में ये सारा ब्लॉक आप प्रिंट करोगे अंडर द गाइडलाइन कैपिटल लेटर। इज इट क्लियर? ओके, अब डिस्क्रिप्शन में क्या आएगा, गाइडलाइन में थोड़ा बता दूँ आपको, क्लियर कर दूँ थोड़ा कैसे होंगे। डिस्क्रिप्शन में सपोज आप लिख रहे हो, सबसे पहले यहाँ पे आएगा ड्रॉन बाय, तो ये जो 10 mm का ब्लॉक है, इसमें ऐसे आप अपने ड्राफ्टर के लीडर को, दोनों लीडर को, अब अगर मेन टाइटल कितना है 12, सब टाइटल है 10, तो ये जितनी भी है इधर डिस्क्रिप्शन वाले ब्लॉक में लिखोगे दैट ऑल प्रिंटिंग शुड बी 4 to 5 mm, या तो आप 4 mm में प्रिंटिंग करोगे या 5 mm में प्रिंटिंग करोगे, दिस इज द एज पर द स्टैंडर्ड। तो ये प्रिंटिंग सारी आप गाइडलाइन ड्राइवर की दोनों लीडर को बोल के हल्की सी 4 mm की गाइडलाइन ले लोगे, ऐसे जैसे मैंने कल सिखाया था। तो 4 mm की गाइडलाइन सपोज यहाँ पे मैंने लिखना है, तो 4 mm की गाइडलाइन दोनों नीडल के साथ यहाँ पे मैंने सपोज ऐसे लिखी, एंड दैट शुड बी इन द सेंटर ऑफ द ब्लॉक, इस ब्लॉक के बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए लाइक दिस। तो ऐसे 4 mm की गाइडलाइन आ जाएगी, और सभी ब्लॉक्स में अगर मैंने लिखना है तो सभी ब्लॉक्स में हम 4 mm की गाइडलाइन ऐसे ले लेंगे लाइक दिस, ठीक है। तो सभी ब्लॉक्स में 4 mm की एक ही बार हमने गाइडलाइन ले ली ताकि टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है, एग्जाम में भी, क्लास में भी और इंडस्ट्री में भी। इंडस्ट्री में तो ऑलरेडी ये गाइडलाइन लगी हुई मिलेंगी आपको, ठीक है, जिसके अंदर प्रिंट करोगे। तो यहाँ पे अब हम प्रिंटिंग करेंगे, जो भी प्रिंटिंग करेंगे यहाँ पे करेंगे, ठीक है। इंडस्ट्री में ये वाली सारी प्रिंटिंग टाइटल ब्लॉक की नॉर्मल केस में हम पेन से करते हैं, पेन से करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास ड्राइंग शीट एज ए पेपर शीट है, थिक पेपर शीट है, तब भी पेंसिल से करोगे, नॉट पेन सॉरी पेंसिल से करोगे, ठीक है। अगर ट्रेसिंग पेपर है तब भी पेंसिल से करोगे, और कभी कभी इंडस्ट्री में हमारे पास जो मिलता है वो पॉलिस्टर पेपर होता है। पॉलिस्टर पेपर क्या होता है, बेसिकली जो आपका ड्राइंग शीट है, जो ड्राइंग पेपर है,
जहाँ आपके पास जो ट्रेसिंग पेपर है, ट्रेसिंग शीट है इंडस्ट्री की, इन दोनों शीट्स को अगर आप आग में डालोगे तो ये दोनों जल जाएंगे। लेकिन अगर आप पॉलिस्टर पेपर को आग में डालोगे तो वो नहीं जलेगा। तो बेसिकली जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिज़ाइन होते हैं किसी कंपनी के, ठीक है, जैसे जेसीबी क्रेन डिज़ाइन कर रहे हैं सपोज 20 टन, तो जेसीबी क्रेन 20 टन के ऊपर पूरी आपकी एक 40 बंदों की डिज़ाइन इंजीनियरिंग की टीम ने मिलकर काम किया है। और उस 40 बंदों की टीम में जो सीनियर पोस्ट पे था, आपका जनरल मैनेजर था, उसकी सपोज 3 लाख 4 लाख रुपये सैलरी पर मंथ थी, ठीक है। तो अगर मैं कैलकुलेशन लगाऊं तो 3 लाख सैलरी पर मंथ थी, और उस डिज़ाइन के ऊपर लगे 4 महीने, तो 12 लाख रुपया सैलरी उस डिज़ाइन इंजीनियर की गई। नीचे जो सीनियर डिज़ाइन इंजीनियर है, ये आपका जीएम की गई, उस डिज़ाइन के ऊपर जो काम कर रहा है, 4 महीने में वो पूरी क्रेन का स्पोर्ट डिज़ाइन हुआ, ठीक है। 3 लाख उसकी सैलरी थी, तो 12 लाख उसका गया, कितना गया? 12 लैक्स, क्लियर। अब जो सीनियर लेवल के ऊपर सीनियर डिज़ाइन इंजीनियर जो बंदे हैं, वो सपोज 10 बंदों की टीम थी, और हर बंदे की सैलरी सपोज 1 लाख रुपया थी, ठीक है। 10 बंदों की टीम है, 10 बंदों की टीम है, हर बंदे की सैलरी कितनी है? 1 लाख रुपया। तो कितनी होगी 10 बंदों की टीम की? 1 लाख रुपया हर बंदे की है, तो 10 लाख हो गया। और 4 महीने उन्होंने काम किया, तो 40 लैक्स हो गई ये सैलरी, 40 लैक्स उन बंदों की सैलरी होगी सपोज। उसके नीचे सपोज आपके जो सिंपल डिज़ाइन इंजीनियर है, जो असिस्टेंट डिज़ाइन इंजीनियर है, वो सपोज 5 बंदे थे, और उनकी सैलरी 50,000 थी, ठीक है। तो 5 बंदों की 50,000 है, तो कितनी होगी उसकी? 2.5 लैक्स पर मंथ के हिसाब से होगी 5 बंदों की। एक की 50,000 है, तो 2.5 लाख रुपया टोटल एक महीने की सैलरी होगी 5 बंदों की, और 4 महीने उन्होंने काम किया सपोज, तो ये कितनी होगी? तो इट मीन्स 10 लाख इनकी होगी, सपोज 10 लाख इनकी होगी। अब नीचे सपोज ड्राफ्ट्समैन है, 20 ड्राफ्ट्समैन है, और हर ड्राफ्ट्समैन की सपोज सैलरी जो है वो सपोज अगर एवरेज सैलरी में लगाऊं ड्राफ्ट्समैन की, नीचे सपोज 10 ही ड्राफ्ट्समैन है, और हर ड्राफ्ट्समैन की सैलरी 30,000 पर मंथ है सपोज, ठीक है। और 10 दिया, ठीक है, सपोज 10 बंदे हैं और 30,000 है, तो कितनी होगी ये फिर? 3 लाख होगी। तो 4 महीने उन्होंने काम किया, तो 12 लाख ही होगी। तो अगर मैं उस जेसीबी क्रेन डिज़ाइन की 4 महीने में डिज़ाइन हुआ है उसका, तो उसकी 4 महीने तो भी मैं बहुत कम ले रहा हूँ। जब कोई नई मशीन, कोई नया प्रोडक्ट या नया व्हीकल डिज़ाइन होता है, देन सो मेनी मंथ्स फॉर दैट डिज़ाइनिंग। 4 महीने तो अभी लिमिटेड टाइम ले रहा हूँ मैं, तो इट मीन्स 4, तो 4 1 5 6 और 7, इट मीन्स 74 लैक्स। 74 लैक्स कंपनी ने उसके डिज़ाइन के ऊपर खर्चा किया, सिर्फ बंदों की सैलरी। और इसके ऊपर और बहुत सारे एक्सपेंडिचर और होते हैं। जहाँ वो डिज़ाइन ऑफिस में काम कर रहे हैं, वहाँ 20 एसी चल रहे हैं, उनका बिल, 50 लाइटें जल रही हैं, उनका बिल। इज इट क्लियर? उनको वहाँ खाना सब्सिडी पे मिल रहा है, उसका बिल। इवनिंग मॉर्निंग टी सब्सिडी पे मिल रही है, उसका बिल। 4 महीनों में कंपनी उनको स्पेशल इंसेंटिव दे रही है, बोनस दे रही है, उसका बिल। तो ये तो मोटे मोटे वो एक्सपेंसेस है जो हिडन, जो दिख रहे हैं। हिडन एक्सपेंसेस बहुत सारे होते हैं, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, पेंसिल रबड़े आ रही हैं उस डिज़ाइन के ऊपर, ट्रेसिंग पेपर आ रहे हैं, वहाँ कोई डिज़ाइन करते टाइम 4 महीने में 2-4 कुर्सियाँ भी टूटेगी, एक आधी मशीन डिज़ाइन ड्राफ्टिंग मशीन भी खराब होगी, कंप्यूटर के ऊपर डिज़ाइन हो रहा है तो कंप्यूटर की लाइट यूज़ हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है उसका, सॉफ्टवेयर की रॉयल्टी, उसकी सॉफ्टवेयर परचेजिंग का लाइसेंस के पैसे, तो और बहुत सारे हिडन एक्सपेंसेस होते हैं। तो मोटा मोटा देख लूँ तो उसको मिला के 1 करोड़ के ऊपर सपोज खर्च हो गया, उस क्रेन को डिज़ाइन करने के लिए 1 करोड़ के ऊपर खर्च हो गया। अब अगर वो 1 करोड़ का पूरा डिज़ाइन मैंने ऐसी ड्राइंग शीट के ऊपर बना के रख दिया कि जिसको कभी भगवान ना करे कंपनी में आग लग जाए, डिज़ाइन ऑफिस में आग लग जाए, तो वो सारा डिज़ाइन फूक जाएगा आग में, वो सारा डिज़ाइन गया। तो ऐसे केस में कंपनीज क्या है, मास्टर प्रिंट रखती है अपने पास, कि ऐसी कल को कोई मिस हैपनिंग होती है तो वो मास्टर प्रिंट रखे जाते हैं। उन मास्टर प्रिंट को सॉफ्टवेयर में रखा जाता है या कैमरेज के साथ फोटो क्लिक कर करके रखा जाता है, ठीक है। और
या फिर उनकी प्लिस्टर पेपर के ऊपर, जिस पेपर को आग नहीं लगती, उस पेपर के ऊपर डिज़ाइन बना के उनको रखा जाता है। और वो स्पेशली कभी कभी अगर डिज़ाइन बहुत कॉस्टली है, कल को आपके इंजीनियर बिक गए, आपका जनरल मैनेजर बिक गया, किसी दूसरी कंपनी ने उसको खरीद लिया और उसने आपका सारा बना बनाया डिज़ाइन 4 महीने की मेहनत, 1 करोड़ की मेहनत आपने दूसरी कंपनी को दे दी, तो इस केस में कंपनी क्या करती है, उन मास्टर डिज़ाइन को क्या करती है, एक स्पेशल सेपरेट लॉकर्स में भी रखती है। सेपरेट लॉकर्स होते हैं कंपनी के, जो उस डिज़ाइन ऑफिस से बहुत दूर होते हैं, हटके होते हैं उस कंपनी से, तो वहाँ वो स्पेशल डिज़ाइन भी रखे जाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो दैट ऑल थिंग कवर फॉर द पेपर वर्क, ठीक है। तो इसीलिए प्लिस्टर पेपर की हम बात कर रहे थे, प्लिस्टर पेपर यूज होता है। तो ऐसे सारे डिज़ाइन को संभाल के रखा जाता है इंडस्ट्री में, क्लियर, ओके। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, फिर यहाँ पे इस ब्लॉक में क्या आएगा, दैट इज फॉर द डिस्क्रिप्शन ब्लॉक। नॉर्मली इसमें कॉमन चीजें सारी आएंगी, जो डिस्क्रिप्शन है वो सारी आएंगी। जैसे पहले ब्लॉक में यहाँ पे आएगा ड्रॉन बाय, यहाँ पहले ब्लॉक में क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ड्रॉन बाय। ड्रॉन बाय की ये जो ड्राइंग है किसने ड्रॉ की, किसने ड्रॉ की, डिजाइन इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, जनरल मैनेजर के साथ मिलकर किसने ड्रॉ की। और नॉर्मली ड्राइंग जो ड्रॉ करते हैं वो ड्रॉसमैन करते हैं इंडस्ट्री में, तो यहाँ पे उस ड्रॉसमैन का नाम आएगा, या असिस्टेंट डिजाइन इंजीनियर करते हैं तो उसका नाम आएगा। सो इन द फर्स्ट ब्लॉक ड्रॉन बाय, यहाँ लिखा जाएगा पहले ड्रॉन बाय DRN शॉर्ट फॉर्म में, DRN होती है इसकी शॉर्ट फॉर्म, ड्रॉन बाय। फिर उसका नाम हो जाएगा सपोज यहाँ पे वो डिजाइन इंजीनियर VK बनोट साहब थे, तो उन्होंने किया कि यहाँ पे ड्रॉन बाय VK बनोट, BHANOT बनोट, VK बनोट, ड्रॉन बाय VK बनोट, ठीक है। ऐसे उस बंदे का नाम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंडस्ट्री में ड्रॉन बाय का नाम नॉर्मली पहले आता है, ठीक है। फिर दूसरे केस में आएगा यहाँ पे, अभी आप क्लास में कर रहे हो, क्लास में ड्राइंग बना रहे हो, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा क्लास, क्लास कौन सी है, ठीक है। आपकी क्लास है सपोज कंप्यूटर साइंस है तो यहाँ CSC आ जाएगा, मैकेनिकल है तो यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे आपकी क्लास आ जाएगी जो भी है, ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पे आपकी क्लास वगैरह ये सारा कुछ आ जाएगा। अब आगे चल के फिर आएगा आपका यहाँ सेक्शन आ जाएगा आपका, आपकी सेक्शन कौन सा है, आपका सेक्शन ABCD जो भी है कॉलेज में वो सेक्शन आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपका रोल नंबर आ जाएगा, रोल नंबर। और यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट आता है ये हमेशा आता है स्केल यूज्ड, स्केल यूज्ड। तो यहाँ पे आएगा स्केल यूज्ड, इंडस्ट्री में भी ये लास्ट पॉइंट स्केल यूज का आता है। स्केल यूज्ड, तो स्केल यूज्ड का जो आएगा, आपने अगर फुल स्केल में बनाई है तो यहाँ पे आ जाएगा 1:2, 1:1, जैसे हमने यूजेज ऑफ स्केल में पढ़ेंगे आगे। फुल स्केल है तो फुल स्केल में बनाई है तो 1:1 आ जाएगा, ठीक है ना। आपने सपोज लार्जिंग स्केल में बनाई है, छोटी चीज़ को बड़ा करके शो किया तो 2:1, 5:1 लाइक दैट आ जाएगा, ठीक है। आपने बड़ी चीज़ को छोटा करके यूज़ किया तो यहाँ 1:2, 1:5 ऐसे आ जाएगा। तो जो भी ड्राइंग, ये आगे चल के बताऊंगा स्केल यूज क्या होता है, कैसे कैसे यूज कर सकते हैं एक ही इंजीनियरिंग स्केल को, नेक्स्ट लेक्चर में होगा ये, ठीक है। तो स्केल यूज जब भी हम स्केल का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें बेसिकली ये होगा, स्केल के पहले चैप्टर मतलब पहले लेक्चर में ये होगा, जब भी स्केल का चैप्टर पढ़ेंगे पहले लेक्चर में होगा स्केल यूज। तो यहाँ पे आ जाएगा स्केल यूज जो भी है। लेकिन आप अगर इंडस्ट्री में हो तो यहाँ पे आपका पार्ट नेम या कुछ ऐसा है, आप कौन से सेक्शन से हो, जैसे JCB क्रेन इक्विपमेंट डिवीजन है तो इक्विपमेंट सेक्शन है, या डिजाइन सेक्शन है तो डिजाइन सेक्शन है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे आपका सारी डिस्क्रिप्शन इसमें आ जाएगी। अगर आपने वो पेंट के लिए भेज दिया, आगे कोई पार्ट है तो उसका पेंट होना है तो वहाँ पेंट सेक्शन भी आ सकता है, हीट ट्रीटमेंट होनी तो हीट ट्रीटमेंट सेक्शन आ जाएगा। तो ऐसे एज पर द डिजाइन यहाँ पे आपकी डिस्क्रिप्शन नॉर्मली इंडस्ट्री में रहेगी, क्या रहेगी इसमें, ओके। तो ये होगा था मेन टाइटल, सब टाइटल, डिस्क्रिप्शन। अब ये जो ब्लॉक बचा, ये जो ब्लॉक बचा आपका 50x50 का, ये 50x15 के ब्लॉक में आपका सिंबल आएगा, ड्राइंग का सिंबल आएगा। फर्स्ट एंगल हमने ड्रॉ किया है तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल आएगा, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में आपने ड्राइंग ड्रॉ किया है तो डेफिनेटली वहाँ पे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल आएगा,
ठीक है। तो ये सिंबल नॉर्मली ऐसा सिंबल होता है, ठीक है। लेकिन अभी मैं सिंपल इसको ड्रॉ कर देता हूँ कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का ऐसा होता है। नेक्स्ट चैप्टर में इस सिंबल के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि ऐसा होता है तो फर्स्ट एंगल में क्यों होता है, और दूसरी तरह होता है तो थर्ड एंगल में ये सिंबल क्यों होता है। तो इसकी बात हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो कवर करेंगे कि ये सिंबल कैसे ड्रॉ होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे सिंबल बन जाएगा। फर्स्ट एंगल का तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का बन जाएगा, ठीक है। थर्ड एंगल तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का बन जाएगा। तो इस सिंबल में एक फ्रस्टम ऑफ कोन होगा, एक ट्रेपेजॉइडल टाइप शेप होगी, और उसमें एक तरफ दो सर्कल आएंगे ऐसे, एक सर्कल आएगा इधर इस साइड का और एक सर्कल आएगा इस साइड का। तो ऐसे ये सिंबल बन जाएगा। दिस सिंबल इज एज ए फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और मे बी एज ए थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो ये फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का आपके पास यहाँ पे सिंबल जो है वो ऐसे ड्रॉ होगा। इज इट क्लियर? तो बेसिकली ये सिंबल से पता चलेगा कि आपकी पूरा जो ड्राइंग है, आपका पूरा जो डिजाइन है यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे बना हुआ है, क्योंकि ये सिंबल यहाँ टाइटल ब्लॉक में यहाँ है। तो सिंबल को देख के पता चलेगा कि इस ड्राइंग शीट के ऊपर आपकी जो ड्राइंग बनी है वो ड्राइंग फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में, क्लियर? इस सिंबल को देख के पता चलेगा। और बाकी ये जो 50/7.5 50/7.5 के ब्लॉक बचिए, इन दोनों ब्लॉक्स में क्या होगा? इन दोनों ब्लॉक्स में पहले ब्लॉक में होगा चेक्ड बाई, CHT, चेक्ड। चेक्ड का शॉर्ट फॉर्म है चेक्ड बाई, इंडस्ट्री में भी ऐसे मिलेगा आपको चेक्ड बाई। और यहाँ पे सेकंड ब्लॉक में होगा अप्रूव्ड बाई। तो अप्रूव्ड का भी शॉर्ट फॉर्म APP लिखा जाता है एंड बाई, अप्रूव्ड बाई। तो यहाँ पे दोनों के नाम होंगे इस ब्लॉक में उस बंदे के, और यहाँ पे उनके साथ सिग्नेचर होगी और डेट भी होगी। अब ये क्यों है? हाँ, यहाँ पे सेक्शन में, यहाँ पे इंडस्ट्री में सेक्शन की जगह एक जगह रोल नंबर भी आ सकता है, डेट भी आ सकती है कि कौन सी डेट को डिजाइन आपका हुआ, ठीक है। और फिर किस डेट को चेक किया, किस डेट को अप्रूव हुआ। अब ये चेक बाई अप्रूव्ड बाई क्या है? इस ड्रॉन बाई बंदे ने XYZ ये बंदा था, इसने ड्राइंग जो है ड्रॉ कर दी, डिजाइन बना दिया सपोज। अब आपका जो जनरल मैनेजर है या इस बंदे का जो सीनियर डिजाइन इंजीनियर है वो इसको चेक करेगा कि इस बंदे ने जो ड्राइंग बनाई है वो प्रॉपर बनी है या नहीं बनी, वो डिजाइन प्रॉपर वर्क करेगा या नहीं करेगा। तो ये बंदा इसको चेक करेगा और पूरे ड्राइंग को, डिजाइन को चेक करने के बाद ये चेक बाई वाला बंदा यहाँ पे अपने साइन करेगा और डेट डालेगा और नाम डालेगा इस ब्लॉक चेक बाई का, ठीक है, कि ये मैंने चेक किया है, दैट डिजाइन इज ओके, इस डेट को चेक किया है और ये मेरा नाम है, ये मेरे सिग्नेचर है, ठीक है। और ये चेक बाई वाला बंदा डेफिनेटली सीनियर पोजीशन से होगा। ड्रॉन बाई, जो ड्रॉन बाई बंदा कर रहा है उस बंदे से सीनियर पोजीशन का बंदा होगा। और यहाँ पे अप्रूव्ड बाई वो बंदा होगा जो उस पूरे डिजाइन को देख रहा है, जो उस पूरे डिजाइन का हेड है, जब उस पूरे डिपार्टमेंट का हेड है, जब उस पूरी इंडस्ट्री का हेड है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे वो पूरे डिपार्टमेंट के हेड थे, सपोज प्रोफेसर बनोट, तो यहाँ पे वो लिखेंगे PROFBHANOT बनोट और नीचे अपने साइन करेंगे और डेट डालेंगे कि मैं इस डिजाइन को अप्रूव्ड करता हूँ। इज इट क्लियर? रीजन क्या है, क्यों करता हूँ? इस बंदे ने तो ड्रॉ कर दिया, इसने चेक भी कर दिया, फिर भी इसमें यहाँ पे प्रोफेसर नोट की क्या जरूरत है अप्रूव करने? क्योंकि कोई भी डिजाइन बनता है वो डिजाइन के ऊपर जरूरी नहीं है कि जब डिजाइन कर रहा है एक बंदा करेक्ट काम करे 100%। कोई ऑल आर ह्यूमन बीइंग, कहीं ना कहीं कोई गलती रह जाएगी, और वो गलती को वेरीफाई चेक करने के लिए कि इस डिजाइन में कोई गलती तो नहीं है, ये चेक बाई वाला बंदा जो सीनियर डिजाइन इंजीनियर है या उस सेक्शन का जो मैनेजर है या उस इंडस्ट्री का जो जनरल मैनेजर है वो इसको चेक करेगा। और फिर उस इंडस्ट्री का या उस डिजाइन का जो मालिक है, ठीक है, जो उस पूरे डिजाइन की देख रेख, जिसके साथ डील हुआ है वो डिजाइन, कि वो बंदा मालिक है पूरे डिजाइन का, ठीक है, वो बंदा पूरे देखेगा, वही बंदा रिस्पॉन्सिबल होगा अप्रूव्ड बाय का। क्लियर? ये ऐसा होता है क्यों? सपोज कल को एक ब्रिज बना रहे, सपोज एक ड्रॉसमैन ने, एक डिजाइन इंजीनियर ने ब्रिज डिजाइन कर दिया। अब ऐसा नहीं कि उसने डिजाइन कर दिया और ब्रिज बनना शुरू हो जाएगा, नो। कल को ब्रिज
गिर गया, रैप्चर हो गया, फेलियर हो गया, बीम फेलियर हो गई, स्ट्रक्चर फेलियर हो गया, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सो मैनी ह्यूमन लाइफ्स? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर जो उस ब्रिज के नीचे दब के मर जाएगा? सपोज वो ब्रिज किसी रेलवे ट्रैक के ऊपर से जा रहा है, कल को ब्रिज गिरा, नीचे से सपोज गाड़ी गुजर रही थी, गाड़ी भी गई, गाड़ी के अंदर जो बंदे थे वो भी गए, ट्रेन भी पूरी डैमेज हो गई, उस ब्रिज के ऊपर जितनी भी गाड़ियां थी, जितने लोग थे वो भी मर गए। देन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? ठीक है ना? ये ड्रॉन बाई वाला बंदा तो सपोज उसने सुसाइड कर दिया, डर के मारे या भाग गया, तो फिर गवर्नमेंट किसको पकड़ेगी? हु इज रिस्पॉन्सिबल? ठीक है ना? तो पोजीशन जरूरी नहीं, पकड़ने के लिए पोजीशन बढ़ाई जाती है ताकि कल को ये फॉल्ट हो ही ना। एक बंदे ने उसको ड्रॉ किया, तो डिजाइन किया, डिजाइन और ड्रॉ करने वाला बंदा ड्रॉन बाई होगा, उस डिजाइन को, उस ड्राइंग को ये उस बंदे ने चेक किया, चेक करने के बाद चेक वाली भी सीनियर पोजीशन से ये बंदा होगा अप्रूव्ड बाय, तो इसने उसको अप्रूव्ड किया कि ये जो मेरी टीम ने काम किया था मैं इसको अप्रूव करता हूँ। तो इसलिए यहाँ 3 बंदे दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो पूरे बंदों की टीम होगी, 40-50 बंदों की टीम होती है, या 100 बंदे 200 बंदों की टीम होती है एक प्रॉपर स्ट्रक्चर को, एक प्रॉपर मशीन को डिजाइन करने के लिए या व्हीकल को डिजाइन करने के लिए। क्लियर? तो ये सारी टीम रिस्पॉन्सिबल है। कल को ब्रिज गिरता है, सबसे पहले गवर्नमेंट इसको पकड़ेगी, सबसे पहले गवर्नमेंट ये नहीं पूछेगी कि किसने ड्राइंग बनाई थी, ड्रॉसमैन लेके आओ, सबसे पहले गवर्नमेंट इसको पकड़ेगी, अप्रूव्ड बाई, कि भैया आपने अप्रूव कैसे कर दिया। सबसे पहले फंदा इसके गले में लगेगा, अप्रूव्ड बाय। उसके बाद अप्रूव्ड बाय को वाला कहेगा कि मैं अकेला नहीं, मेरे साथ ये टीम थी, इन्होंने चेक भी किया था, तो फिर वो चेक बाय वाले की तरफ आएंगे कि आपने चेक कैसे किया, और फिर चेक वाला कहेगा कि मेरे साथ ड्रॉन बाय वाली टीम थी, तो इन्होंने ड्रॉ किया था, मेरे से कोई गलती रह गई, तो इट मींस द होल टीम, इट मींस दिस होल टीम, ये जो 1 करोड़ खर्चा करवा रही है, दैट होल टीम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलियर ऑफ द स्ट्रक्चर, फॉर द फेलियर ऑफ द डिजाइन। ये चीज मैं आपको इसलिए नेगेटिविटी नहीं क्रिएट कर रहा है कि आप डरते मारे ड्राइंग ड्रॉ करना छोड़ दो, ओ इतना पंगा है ड्राइंग ड्रॉ नहीं करनी, मैं कोई और जॉब कर रहा हूँ। आपको मैं बता रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम इंडस्ट्री में होती है, हो सकती है, जब आप एज ए डिजाइन इंजीनियर डिजाइन ऑफिस में काम करोगे। अगर वाइट कॉलर जॉब चाहिए तो फिर रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा भैया, अगर बड़ा सा पैकेज चाहिए तो फिर रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा। तो रिस्क जब उठाओगे तो फिर आपको एक्सपीरियंस नॉलेज लेनी पड़ेगी, ताकि कोई भी चीज़ डैमेज ना हो, कोई भी स्ट्रक्चर फेल ना हो। रिस्क उठाने का मतलब ये नहीं कि आपने रिस्क उठा लिया, पुल गिरता तो गिर जाए, मेरे को कोई परवाह नहीं, रिस्क उठाने का ये मतलब नहीं है। रिस्क उठाने का मतलब कि यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं जो काम कर रहा हूँ दैट शुड बी गुड एज पर द रूल्स, एज पर द स्टैंडर्ड, मैं इसको ड्रॉ करूँगा या डिज़ाइन करूँगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ रिस्क बेयर, हाउ यू कैन बेयर द रिस्क। तो ये पूरी टीम रिस्पॉन्सिबल रहेगी इसके लिए, ठीक है ना। तो कंपनी का मालिक तो कहेगा भैया मैंने 4 महीने, आप इतनी टीम के 4 महीने लगाए, आपने इतनी सैलरियाँ दी, 1 करोड़ रुपया खर्च हो गया मेरा, देन ये क्या है, डिज़ाइन क्या है, क्यों करेक्ट नहीं हुआ, क्यों फेल हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने, यू आर द स्टूडेंट, आपने कल को यू आर द इंजीनियर, आपने कल को जाके इंडस्ट्री में, बड़े बड़े डिपार्टमेंट में, बड़े बड़े डिज़ाइन ऑफिस में, बड़े बड़े गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे डेवलप होते हैं, बड़ी बड़ी पॉलिसीज जहाँ पे बनती है, वहाँ पे आपने काम करना है। आपके साइनों से फाइलें साइन होंगी, एक जेई, एक एसडीओ, ठीक है, एक एक्शन के फाइल सिग्नेचर से ये चीज़ें साइन होती हैं आगे, एक सीनियर इंजीनियर, एक जनरल मैनेजर के साइनों से साइन होती हैं आगे फाइलें। तो आप लोगों ने जब भी ये साइन करने हैं, बेसिकली जब भी किसी डिज़ाइन पे साइन करने हैं या किसी भी डिज़ाइन को चेक करना है या अप्रूव करना है, तो ये नहीं है कि ठीक है आपके नीचे जो पर्सन है, आपके जो सबऑर्डिनेट है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, यू चेक दैट वर्क प्रॉपर, देन साइन द फाइल। आपको साइन करने का शौक है
तो फिर आपको फाइल को प्रॉपर रीड करना होगा, डिज़ाइन को प्रॉपर चेक करना होगा, देन सिग्नेचर ऑन इट। अदरवाइज ऐसा ना हो आप बिना रीड किए, बिना चेक किए और अपने सबॉर्डिनेट के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंट रखते हुए आप फाइलें साइन करते गए, तो कल को आप सबसे पहले मरोगे। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें सबसे ज़्यादा है, जिसने चेक भी किया, जिसने अप्रूव भी किया, इन दोनों बंदों की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। नो डाउट ड्रॉन बाय वाले पर्सन की तो है ही है, लेकिन इन दोनों बंदों की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, चलो एनीवे, सो दिस इज अबाउट द टाइटल ब्लॉक। अब समझे मैं टाइटल ब्लॉक को ड्राइंग शीट का हार्ट क्यों मानता हूं। दिस इज द रीजन व्हाई आई आस्क द टाइटल ब्लॉक इज द हार्ट ऑफ योर ड्राइंग शीट, क्योंकि आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहां से मिल जाएगी। ठीक है ना, एक जैसे कहते हैं ना कि वो मजबून से ही मैंने पढ़ लिया कि खत के अंदर क्या क्या था, तो आपको ये मजबून, ये सब्जेक्ट से ही पता चल जाएगा। सब्जेक्ट एंड मजबून, दैट इज द टाइटल ब्लॉक। ये मजबून है आपकी पूरे डिजाइन का टाइटल ब्लॉक, तो आपको वहीं से पता चल जाएगा कि आपकी पूरी ड्राइंग शीट के अंदर क्या क्या है और किसने ड्रॉ की, किसने चेक की, किसने अप्रूव्ड की, कौन से उसके अकॉर्डिंग प्रोजेक्शन सिस्टम के अकॉर्डिंग ड्राइंग ड्रॉ हुई है। ठीक है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के सिस्टम ड्रॉ हुई है, जहाँ थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के सिस्टम के अकॉर्डिंग ड्रॉ हुई है, किस इंडस्ट्री ने ड्रॉ की है, उस इंडस्ट्री की कौन सी मशीन थी या कौन सा मशीन पार्ट है, किस डेट को ड्रॉ हुई है, किस सेक्शन में ड्रॉ हुई है, कौन से स्केल में ड्रॉ हुई है। सो एवरीथिंग, मैक्सिमम नॉलेज अबाउट द ड्राइंग यू कैन कलेक्ट फ्रॉम द टाइटल। ठीक है, क्लियर। तो ये टाइटल ब्लॉक का मेन वर्क है। ठीक है, और उसके बाद लेआउट एंड प्लानिंग। अब ये जो शीट बची है आपकी, ये जो शीट बची है, सपोज इस शीट पे अगर सपोज मैं कहूँ कि आपने 6 क्वेश्चन करने हैं, अभी आप क्लास में आपके टीचर ने 6 प्रॉब्लम्स आपको ड्रॉ करने के लिए दी, वैसे तो अभी आपको ड्राइंग शीट दिखाई थी, उसमें प्रॉपर लेआउट प्लानिंग के अकॉर्डिंग स्टूडेंट ने 19-20 प्रॉब्लम उसमें ड्रॉ की हुई थी। ठीक है, तो अब अगर आपको 6 प्रॉब्लम्स ड्रॉ करनी है, आप क्लास में हो, तो सबसे पहले आप ये जो वर्टिकल इसकी साइड है, वर्टिकल हाइट है, टोटल यहाँ से लेके इट मींस ब्लैक बाउंड्री के अंदर जो वर्टिकल हाइट है, उसको आप सपोज जितनी भी प्रॉब्लम करनी है उस प्रॉब्लम के अंदर अगर आपने 6 प्रॉब्लम करनी है, तो वर्टिकल हाइट को पहले मैंने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवीजन दे दिया। वर्टिकल हाइट को सपोज पहले 2 इक्वल पार्ट्स में डिवीजन दे दी मैंने। ठीक है, अब मैंने नीचे टाइटल ब्लॉक में जगह निकल गई और ये एरिया कम बच रहा है, ऊपर पूरी जगह है, तो ऊपर वाले हिस्से को मैंने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवीजन दे दी। टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक मेजर करके इक्वल 4 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देंगे। एंड दैट डिवीजन शुड बी वेरी लाइट, ये बिल्कुल लाइट होनी चाहिए। तो 4 प्रॉब्लम आपकी 1 2 3 4 यहाँ आ जाएगी, नीचे जो एरिया बचा उसको 2 इक्वल पार्ट्स में फिर आप डिवाइड कर लो, तो एक आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे, एक प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाएगी। सो दिस इज द प्रॉपर लेआउट एंड प्लानिंग। ठीक है, ऐसे अगर आपने ज़्यादा प्रॉब्लम करनी है, सपोज आपने 12 प्रॉब्लम करनी थी, तो फिर वर्टिकली 2 नहीं 3 पार्ट्स में डिवीजन दे दो, तो 4 1 2 3 ऐसे आ जाएगी, 3 डिवीजन आ जाएंगे, जैसे ऊपर नीचे 2 है, ऐसे 3 ब्लॉक 3 हॉरिजॉन्टल ब्लॉक हो जाएंगे, और हर ब्लॉक में 4 डिवीजन दे दो, तो 4 इसमें होगी, 4 उसमें 8 और 4 नीचे होगी 12 होगी सपोज ऐसे। ठीक है, जब ऊपर 5 डिवीजन दे दो, 5 उसमें 5 उसमें 10, और नीचे वाला जो ब्लॉक बचेगा उसमें 2 डिवीजन कर दो, इक्वल 12 होगी। तो ऐसे आप प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग उसके डिवीजन कर सकते हैं। और ये जो डिवीजन कर रहे हैं दैट शुड बी बिल्कुल लाइट, ये बिल्कुल लाइट होनी चाहिए। इंडस्ट्री में भी इस डिवीजन को हम फोल्डिंग और मार्किंग बोलते हैं ऑन द ड्राइंग शीट, मार्किंग पॉइंट एंड फोल्डिंग लाइंस ऑन द ड्राइंग शीट। उसका मतलब यही होता है फोल्डिंग लाइंस का कि आपने यहाँ से ड्राइंग शीट को फोल्ड करना है, तो आपका जो डिज़ाइन है वो उस फोल्डिंग लाइन के ऊपर नहीं आना चाहिए, क्योंकि हज़ारों बार एक डिज़ाइन इंडस्ट्री में खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होती है ड्राइंग शीट। तो अगर उस फोल्डिंग लाइन के ऊपर आ गया तो ऐसा ना हो खुलता है बंद होती है, और धीरे धीरे खोलने बंद करने के साथ साथ आपने कोई पर्टिकुलर डायमेंशन नंबर दिया है वहाँ पे, तो वो डायमेंशन नंबर दिखना ही बंद हो जाए। कोई लाइन है पर्टिकुलर, वो लाइन दिखनी बंद हो जाए। कोई आपने पर्टिकुलर ऑपरेशन लिखा है, वो ऑपरेशन उस लाइन के ऊपर आ गया तो वो दिखे ही ना प्रॉपर। ठीक है, तो इसलिए फोल्डिंग लाइन मार्किंग लाइन के ऊपर हम लिखते नहीं है इंडस्ट्री में, ताकि वहाँ पे कोई भी
ड्राइंग फोल्ड हो रही है अनफोल्ड हो रही है तो वो उसके कारण वहाँ से इरेज ना हो जाए। क्लियर? सो दिस इज अबाउट द फोल्डिंग एंड मार्किंग लाइन्स ऑन द ड्राइंग शीट। ठीक है, और बोर्ड्स एंड फ्रेम की बात कर ली थी हमने, यही था। फोल्डिंग मार्क की बात कर दी, टाइटल ब्लॉक की बात कर ली, लेआउट और प्लानिंग की बात कर ली हमने, लेआउट और प्लानिंग कैसे करना है। और लास्ट में एक बात बचती है आइटम लिस्ट। आइटम लिस्ट, नो व्हाट इज द आइटम लिस्ट? अब आइटम लिस्ट क्या है? अगर मैं यहाँ समझाऊँ, यहाँ आपको समझाएगी ड्राइंग शीट में कहाँ पे पहले ड्रॉ होती है ये बताता हूँ। सो व्हाट इज द आइटम लिस्ट? नॉर्मली आइटम लिस्ट क्या होती है? आइटम लिस्ट किसी आइटम ने बना दी तो वो आइटम लिस्ट हो गई है ना। कांटा लगा उसने बना दी तो वो आइटम लिस्ट हो जाएगी, जैसे आइटम सॉन्ग होता है। नो, दैट इज नॉट आइटम लिस्ट। आइटम लिस्ट बेसिकली क्या आती है, मैं थोड़ा सा फनी बोल देता हूँ इसलिए ताकि इन चीज़ों से हम आपको याद रहना चाहिए। तो आइटम लिस्ट क्या होती है? बेसिकली आइटम लिस्ट होती है कि आप सपोज एक जैसे जैसे भी क्रेन ही कहूँ, जैसे सिंपल सिंपल एक एग्जांपल लेता हूँ। आपकी आयरनिंग प्रेस होती है, प्रेस होती है ना, कपड़े प्रेस करने वाली एक प्रेस है, इलेक्ट्रिकल प्रेस है। अगर मैं उसकी आइटम लिस्ट बनाता हूँ, अगर उस प्रेस की हम आइटम लिस्ट बनाते हैं तो आइटम लिस्ट में मेन 4 चीज़ें आएगी आपकी, आइटम, क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन और रेफरेंस। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें नॉर्मली आइटम लिस्ट में आती है। नॉर्मली आइटम लिस्ट बनती कहाँ है? आइटम लिस्ट ये जो आपका टाइटल ब्लॉक है इतनी लेंथ के साथ यहाँ पे ऐसे बन जाती है, लेंथ ऐसे बन गई, सपोज ये आइटम लिस्ट बन गई। और आइटम लिस्ट में ये जो मार्किंग होती है हमेशा नीचे से चलती है ऐसे। जैसे मैंने अभी 4 तरह की मैंने कहा था डिस्क्रिप्शन आएगी, तो 4 तरह की डिस्क्रिप्शन पहले क्या होगी? पहले नंबर पे तो हो जाएगा इसका सीरियल नंबर, या आइटम नंबर भी बोल सकते हैं इसको। चलो आइटम नंबर को सीरियल नंबर ले लेंगे, आइटम नंबर, देन डिस्क्रिप्शन, देन क्वांटिटी एंड देन रेफरेंस। तो पहले नंबर पे आपका आइटम लिस्ट में क्या रहेगा? यहाँ पे आपके आइटम नंबर में रहेगा, यहाँ पे ऑन दिस पॉइंट, यहाँ पे पहले नंबर पे क्या रहेगा आपका? यहाँ पे रहेगा आपका फर्स्ट नंबर पे आइटम। आइटम क्या है, मतलब आइटम नंबर क्या है? तो आइटम नंबर यहाँ पे लिखा जाएगा आइटम, मीन्स यहाँ लिखा जाएगा आइटम। दूसरे नंबर पे यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे आपका रहेगा डिस्क्रिप्शन। मैं यहाँ लिख ही देता हूँ, चलो डिस्क्रिप्शन। दूसरे नंबर पे क्या लिखा जाएगा? डिस्क्रिप्शन। तीसरे नंबर पे आएगा क्वांटिटी। क्वांटिटी की शॉर्ट फॉर्म होती है QTY, क्वांटिटी, QTY लिखते हैं इसको, क्वांटिटी। और लास्ट में आ गया रेफरेंस। रेफरेंस मीन्स किसी भी पर्टिकुलर चीज का आप रेफरेंस दे रहे हो तो वहां पे आएगा। सपोज अगर मैं अब बात करता हूँ, सपोज आर्निंग प्रेस की बात करता हूँ, आर्निंग प्रेस की बात करता हूँ, तो उसमें आइटम नंबर यहाँ आइटम लिख ही देता हूँ, यही लिख देता हूँ, आ जाएगा आइटम। तो आर्निंग प्रेस की मैं बात कर रहा हूँ सपोज, तो आर्निंग प्रेस में आइटम नंबर पहले यहाँ पे लिखा जाएगा ऐसे, नंबर 1, नंबर 1। आइटम नंबर याद रखना नीचे से शुरू होकर ऊपर की तरफ चलती है, जैसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। जितनी भी आइटम उस प्रोडक्ट में, उस मशीन में, उस पार्ट में बढ़ती जाएगी वो उतनी आगे ऊपर बढ़ती जाएगी। सो ठीक है, कभी कभी आपको ये बड़े डिजाइन में, बड़ी मशीन में ये आइटम लिस्ट 100 तक, 200, 300, 500 तक भी पार्ट्स होते हैं असेंबली में, तो ऐसे चलती जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन सबसे पहले अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, एक आर्निंग प्रेस की लेते हैं, तो उसमें कोई भी आइटम है, कोई भी मशीन है, तो सबसे पहले उसमें क्या आती है? बॉडी। बॉडी, तो यहाँ पे आइटम नंबर 1 पे आ गया बॉडी। तो प्रेस की जो बॉडी है उसकी बात कर रहे हैं, जो आर्निंग की जो स्टील बॉडी होती है नीचे, उसकी बात कर रहे हैं, बॉडी। अब बॉडी कितनी होती है प्रेस में? क्वांटिटी कितनी होती है? कितनी बॉडी होती है आर्निंग प्रेस में? 1। तो क्वांटिटी क्या होगी? 1। क्वांटिटी क्या होगी? 1। ठीक है, अब रेफरेंस, उस कैसी बॉडी है, किसी पर्टिकुलर चीज को आपने बेंच मान के रेफरेंस लिया है। सपोज आप नई प्रेस डिजाइन कर रहे हो, आपने नई कंपनी लगाई है और आप प्रेस की बॉडी जो उषा प्रेस ऑलरेडी चल रही है वैसी बना जाए, जो फिलिप्स प्रेस की चल रही है, फिलिप की प्रेस चल रही है, उसकी बनाने जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप लिख दोगे सपोज उषा की है तो उषा लिख दोगे। उषा तो उषा लिख दोगे, फिलिप है तो फिलिप लिख दोगे।
ठीक है, तो ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या आएगा प्रेस में देखा जाए तो हैंडल, हैंडल से पकड़ते, तो सेकंड पार्ट है ये हैंडल हो गया, हैंडल हो गया। ठीक है, हैंडल कितने होते हैं प्रेस में, एक ही होता है, एक ही है। ठीक है, अब रेफरेंस में हैंडल आप किसका ले रहे हो, वो तो बॉडी तो नॉर्मल स्टील की होती है, तो रेफरेंस में हैंडल किस चीज का, यहाँ मटेरियल भी आ सकता है, सपोज आप प्लास्टिक का ले रहे हो, पीवीसी का ले रहे हो, सपोज नई तरह का हैंडल तो पीवीसी का दिया, यहाँ पे पीवीसी जो टूटे ना, पीवीसी हैंडल। ठीक है ना। थर्ड नंबर पे क्या होता है प्रेस में, सपोज वायर होती है, थर्ड नंबर पे वायर नहीं दी। ठीक है, वायर कितनी है, या क्वांटिटी में 1 तो होती है, लेकिन वायर नॉर्मली 2 मीटर आप प्रेस में ले रहे हो तो या 2 मीटर का दोगे क्वांटिटी में, ऐसे आप उसकी लेंथ भी देख सकते हो 2 मीटर। ठीक है, और वायर आप किसकी ले रहे हो, सपोज आप उसकी ले रहे हो जो कहते हैं कपड़े की वायर जो होती है वैसे। ठीक है, यार्न की वायर ले रहे हो, या तो यार्न लिख दोगे। ठीक है, जब क्लॉथ की वायर ले रहे हो तो आप कॉटन क्लॉथ लिख दोगे, कॉटन क्लॉथ की वायर बना रहे हो तो कॉटन क्लॉथ। ठीक है, आप प्लास्टिक वो पीवीसी की वायर ले रहे हो तो पीवीसी वायर लिख दोगे, रबड़ की वायर ले रहे हो तो रबड़ वायर लिख दोगे, जो जैसे भी वायर यूज करोगे। ठीक है, फिर और क्या होता है उसमें, वायर के साथ प्लग। एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, प्लग कितना 1 क्वांटिटी है, किस चीज का, पीवीसी का है। ठीक है, फिर अंदर जो हीटिंग फिलामेंट्स, हीटिंग फिलामेंट्स कितने होते हैं, ऊपर नीचे 2 लगे होते हैं तो 2 लिख दिया। ठीक है, उसकी क्या एस्बेस्टस जो भी उसकी मटेरियल एस्बेस्टस है, कहाँ से ले रहे हो ऐसे। तो इट मींस दिस इज द आइडिया ऑफ द आइटम लिस्ट। आप कोई भी एक पर्टिकुलर पार्ट लेके, ऐसे साइकिल लेके, बाइक लेके, जो जो उसके पार्ट आते हैं उनको ऐसे लिखते रहोगे, कितनी क्वांटिटी है, आइटम नंबर क्या है, ऐसे वो चलता रहेगा। और इस आइटम लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे आप प्रेस की ड्राइंग बना रहे हो तो उस प्रेस के जो स्टील का नीचे बेस है उसको आप क्या दोगे, नंबर 1, क्योंकि वो नंबर 1 पे बॉडी है। हैंडल को क्या दोगे, उसके ऊपर नंबर 2, वायर को क्या दोगे, नंबर 3, प्लग को क्या दोगे, नंबर 4। ठीक है, और उसके अंदर उसको डिसअसेंबल करके खोल के भी शो करोगे, उसमें जो फिलामेंट्स हैं उनको नंबर 5 दे दोगे। तो ऐसे जितने भी पार्ट्स उसमें जुड़ते जाएंगे उनको वो नंबर, आइटम नंबर वो देते जाएंगे। सो बेसिकली दिस इज द आइटम लिस्ट। हर ऑब्जेक्ट के साथ, हर ड्राइंग के साथ, हर मशीन पार्ट के साथ आइटम लिस्ट बनती है। जैसे आगे हम सिलेबस अब स्टार्ट करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग का खत्म होने के बाद, फिर हम मशीन ड्राइंग का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फॉर द मैकेनिकल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स एंड फॉर द मैरीन इंजीनियरिंग इंजीनियर स्टूडेंट आल्सो। ठीक है, तो इसको हम जो जो सिलेबस को स्टार्ट करेंगे, तो जहाँ जहाँ भी मशीन ड्राइंग होती है, मशीन ड्राइंग आजकल बहुत जगह कवर होना शुरू हो गया। सिलेबस मैकेनिकल इंजीनियर को अर्ली डेज में होता था, लेकिन अब मैकेनिकल वाले भी करते हैं मशीन ड्राइंग, मैरिन इंजीनियर वाले भी करते हैं मशीन ड्राइंग। ठीक है, और ये जो आपके एरोप्लेन्स या हेलीकॉप्टर्स बनाते हैं ये भी मशीन ड्राइंग को कवर करते हैं साथ साथ, क्योंकि यहाँ भी असेंबली वर्क होता है। ठीक है, तो ऐसे मशीन ड्राइंग का जो अगला सिलेबस हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें असेंबली वर्क करेंगे, असेंबली वर्क में बहुत सारे पार्ट्स की असेंबली करेंगे आपस में, तो वहाँ पे आइटम लिस्ट ये नॉर्मली यूज होगी आगे चल के। ठीक है, तो अभी तक आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में सिर्फ यही क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द आइटम लिस्ट एंड ड्रॉ द आइटम लिस्ट। तो सिंपल ऐसे ही आपने बना के ड्रॉ कर देनी है। हाँ, ये याद रखना इसमें आइटम डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, रेफरेंस ये हमेशा नीचे से लिखना है, नीचे लिखना है। नॉर्मली टेबल के ऊपर होती है चीजें, बट आइटम लिस्ट में नॉर्मली ये नीचे होगी, और नंबर हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 ऑन लाइक दैट सो। ठीक है, तो लेकिन ये नीचे से चलता क्यों है, नीचे से इसलिए चलता है क्योंकि आप एक नई मशीन का ड्राइंग बना रहे हो, डिजाइन बना रहे हो। आज उस ड्राइंग या डिजाइन में सपोज 170 आइटम्स हैं, तो आपने 170 आइटम लिख दी। कल को आपके दिमाग में आता है कि नहीं, मैंने इस डिजाइन में ये नई चीज ऐड करनी है। ठीक है, तो अगर ऊपर से बना के इसको टाइटल ब्लॉक के साथ 170 पे खत्म कर दोगे तो नीचे नया पार्ट जो डिजाइन करना है उसके लिखने की जगह नहीं होगी, स्पेस नहीं होगी। तो इसलिए नॉर्मली हम ऊपर की तरफ बनाते हैं। कल को मेरे को छठा पार्ट भी इसमें ऐड करना है तो यहाँ पे मैं नंबर 6 भी ऐड कर दूँ, 7 भी ऐड करना है तो नंबर 7 ऐड हो जाए, 8 ऐड करना है तो नंबर 8 ऐड हो जाए, लाइक दैट। तो इसलिए नॉर्मली नीचे से ऊपर की तरफ चलती है जो पार्ट लिस्ट, आइटम लिस्ट होती है। नॉर्मली इसके 2 नाम है, कभी कभी हम इसको पार्ट लिस्ट भी बोल देते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम इसको आइटम लिस्ट बोलते हैं इंडस्ट्री में। क्लियर? तो यही था इस चैप्टर में लेआउट एंड प्लानिंग। कुछ इसमें फोल्डिंग लाइंस की बात की है।
ठीक है। तो फोल्डिंग लाइंस हमारे पास वही है जहाँ जहाँ से हम लाइंस को फोल्ड करेंगे, ठीक है, जहाँ जहाँ से हम ड्राइंग को फोल्ड करेंगे वहाँ कुछ फोल्डिंग लाइंस लगी होती है। तो फोल्डिंग लाइन की बात कर रहा है जहाँ जहाँ से वो ड्राइंग फोल्ड होगी, ठीक है। टाइटल ब्लॉक की बात होगी, और बॉर्डर और फ्रेम, ये जो बॉर्डर ब्लैक बना दिया इसको बॉर्डर बोलेंगे, ठीक है। और इसमें ट्रिम्ड साइज होगा, अनट्रिम्ड की बात जैसे हम कर रहे हैं, ठीक है। और ये सारी चीजें जो है ये चलेंगी इसमें। मार्जिन नॉर्मली इसको हम मार्जिन बोलते हैं, ठीक है। ये जो बार 1.5 जो स्पेस छोड़ी है दैट इज द मार्जिन। तो मार्जिन नॉर्मली इसीलिए रखा जाता है, जैसे आपको पहले भी बताया था कि कल को अगर अपनी ड्राइंग को कहीं से पंच करना है या कहीं से होल करनी है फाइल करने के लिए, तो वहाँ पे वो मार्जिन को वहाँ से कवर करते हैं, ठीक है। सो दैट इज द रीजन हाउ व्हाई वी ड्रॉ द मार्जिन ऑन द ड्राइंग शीट, एंड व्हाट इज द ट्रिम साइज, एंड व्हाट इज द टाइटल ब्लॉक ऑन योर ड्राइंग शीट, ठीक है। टाइटल ब्लॉक क्या है ड्राइंग शीट में, ट्रिम्ड साइज क्या है आपका, ठीक है, अनट्रिम्ड साइज क्या है इसमें, मार्जिन के बाहर कितनी जगह छोड़नी, मार्जिन कितने कितने का रखना है। जैसे आपको मैंने बोला था कि मार्जिन नॉर्मली वी ड्रॉ द 1.5 सेंटीमीटर ऑन द क्लास की जो ड्राइंग होगी तो उसमें मार्जिन 1.5 का नॉर्मली, जैसे आपको बोला था कि 1.5 का हम फॉलो करेंगे मार्जिन, ठीक है। तो ऐसे ये सारा जो सिस्टम है फॉलो करेंगे, टाइटल ब्लॉक मार्जिन वगैरह सारा कुछ साथ साथ हम ड्रॉ करेंगे इसके, ठीक है। तो ये जो आइटम लिस्ट और टाइटल ब्लॉक है, याद रखना कि जो आइटम लिस्ट और टाइटल ब्लॉक है दैट शुड बी डार्क। मैंने जल्दी से इसको लाइट पेन से ड्रॉ कर दिया था, बट दैट शुड बी डार्क। ये डार्क होने चाहिए प्रॉपर, एच ग्रेड से लाइनें सारी टाइटल ब्लॉक और आइटम लिस्ट की ड्रॉ होनी चाहिए, ताकि प्रॉपर रीड करने वाले को वो प्रॉपर रीड हो जाए, पता चल जाए, ठीक है, प्रॉपर नजर आ जाए बेसिकली, ठीक है। सो दिस इज द मार्जिन, छोड़ के हमने बाउंड्री लाइन ले ली, बाउंड्री लाइन और सो दिस इज द टाइटल ब्लॉक एंड अदर लाइंस ऑन योर ड्राइंग शीट, जो हम स्टेप बाय स्टेप साथ साथ कवर किए हमने भी। तो दिस वन इज व्हाट, दिस इज द आइटम लिस्ट, ये जो आइटम लिस्ट हमने अभी बनाई, ठीक है। ऐसे ही आप अगर कोई प्लान करते हो, किसी बिल्डिंग स्ट्रक्चर का प्लान करते हो, तो उसमें भी डिफरेंट आइटम्स लिस्ट यूज होती हैं, जैसे आप कंक्रीट कैसे ले रहे हो, स्टील कैसे ले रहे हो, सीमेंट कैसे ले रहे हो, ठीक है ना। तो ये सारी आइटम लिस्ट में वहाँ भी साथ साथ यूज होंगी, वुड का भी यूज करें वो भी आइटम लिस्ट में आ जाएगा। सो दिस इज अबाउट द लेआउट एंड प्लान, ठीक है। तो आज हमने टाइटल ब्लॉक के बारे में सीखा, हार्ट ऑफ द ड्राइंग शीट, द टाइटल ब्लॉक नॉर्मली that is the heart of drawing sheet because the maximum information we can get from the title block, and what is the layout and planning, what is the need of layout planning, what is the margin, ठीक है, and what are the margin line, what are the folding lines, ठीक है, and what is the boundary, and how we divide the different portion of the drawing sheet for your work, for your problems, and that all under the layout and planning of the drawing sheet। तो ये सारा ही आज हमने कवर किया स्टेप बाय स्टेप इसमें कि व्हाट इज लेआउट प्लानिंग शीट, तो ये सारा हमने कवर किया स्टेप बाय स्टेप आज, ठीक है। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर यहीं फिनिश, ठीक है। कल लेक्चर में सेम टाइम सेम वैल्यू, कल वाले लेक्चर में हम कवर करेंगे डायमेंशन, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑन द ईच एंड एवरी ड्राइंग शीट। हर ड्राइंग शीट के ऊपर डायमेंशन होगी, तो कल हम डायमेंशन का चैप्टर कवर करेंगे। इसको आप अच्छी तरह कवर करना ताकि कहीं भी आप डायमेंशन ड्रॉ करते टाइम ड्राइंग पे कहीं भी आप गलती न करो। सो आज इतना ही, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। मिलते हैं कल सेम टाइम सेम प्लेस बट विद द न्यू चैप्टर। सो थैंक्स।